friends, welcome to Chetna classes. Learn mathematics type wise. I'm going to start with algebra chapter number 1, sets. In this video, I'll be explaining you each and every type that this particular chapter has. Here you can see I have divided all the types in 6 categories. The first one is set or not. The first question that I'll be teaching you, in that it will ask you that given particular collection is a set or not. The second one is method of writing a set. भाई सेट आपको कैसे लिखना है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे देना है, यहां पे आप सीखेंगे. इन दिस यू विल बी ऑल्सो लर्निंग रीडिंग ऑफ सेट्स. आप सेट लिख तो लेंगे, लिखने के बाद उसको कैसे पढ़ना है वो देखेंगे हम. सो यू कैन सी देयर आर 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट, लिस्टिंग मेथड and rule method. It has other names also, roster form or set builder form. Now type number 3. In this types of sets, I'll be teaching you types of sets. आप देख सकते हैं यहां पे 3 different types के sets है. एक तो है singleton, एक है empty set and one more is there finite or infinite. Okay? तो इन सब के बारे में डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे आगे की वीडियो में. टाइप नंबर 4, इसमें आपको सीखना है सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं एंड वेन डायग्राम क्या है. तो सबके लिए अलग अलग सेक्शंस हम देखने वाले हैं. नेक्स्ट टाइप इज टाइप 5, ऑपरेशंस ऑन सेट. अलग अलग ऑपरेशन सीखने हैं. जैसे आप अलजेब्रा सीखने जा रहे हैं तो एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन ये सब तो होता ही है. तो सेट्स में भी कुछ ऐसा ही है. इक्विटी ऑफ सेट सीखेंगे आप, उसके बाद सीखेंगे आप इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट, और उसके बाद डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स. जानते हैं डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स आपके सिलेबस में नहीं है, आप 11th में जाएंगे तो ये आपको सीखने मिलेगा. फिर भी यहां पे हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि भाई है क्या एक्चुअली. उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. तो ये अलग अलग ऑपरेशंस हैं जो आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, और फिर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उस नंबर के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करने हैं. ये थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल होते हैं. आप सीखेंगे तो इजी लगेगा, डोंट वरी. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक टाइप डीप में सीखना. इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आप सारे टाइप सीख जाएंगे. इस वीडियो को बार बार देखें और इसमें जितना भी मैं सिखाऊंगा उसे एक नोटबुक में कॉपी करें. जितनी बार आप स्टडी करेंगे चैप्टर आपका क्लियर होते जाएगा. ये एक ऐसा वीडियो है जो फुल चैप्टर आपको एक ही वीडियो में सिखा देगा, इसलिए इसे बार बार देखना ही होगा आपको. तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए. स्टार्ट करता हूं मैं. तो यहां पर देखिए, सबसे जो फर्स्ट टाइप हमारा है सेट और नॉट. इसके ऊपर आपको टेक्स्ट बुक में कौन सा क्वेश्चन है वो यहां पे मैंने लिख के दिया है. क्लियर है? तो भाई ये वाला क्वेश्चन आप इस मेथड से कर सकते हैं. अभी क्या है, सबसे पहले सेट और नॉट जानने के लिए आपको जानना होगा कि सेट होता क्या है. अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. आपने देखा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के कुछ कलेक्शन होंगे, वो भी वेल डिफाइंड होना चाहिए. अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये वेल डिफाइंड क्या होता है, कैसे समझें कि वेल डिफाइंड क्या है. तो मैं आपको बता दूं कि भाई आपके पास जो डेटा होता है वो 2 कैटेगरीज का हो सकता है. एक तो हो सकता है क्वांटिटेटिव और एक हो सकता है क्वालिटेटिव. भाई क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटी की बात करेंगे, 10, 15, 16, 19, 1000, 2000. ओके. लेकिन क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी की बात करेंगे. अच्छा है, बुरा है, गुड और बैड, ओके, एक्सीलेंट, स्कॉलर, ऐसे कुछ वर्ड्स उसमें यूज किए जाएंगे. तो ये हो जाता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट. भाई रिलेटिव है, कैसे रिलेटिव मैं बताता हूं आपको. ये पर्सन टू पर्सन डिफर हो जाता है. कैसे हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इजी लग रहा हो, पर वही क्वेश्चन किसी और स्टूडेंट को डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए इसे रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है. क्लियर है? तो भाई स्टार्ट करते हैं. एक और बात जानते हैं कि ये एलिमेंट क्या है. एलिमेंट, ईच ऑब्जेक्ट इन अ सेट. अब भाई आप जो यहां सेट की बात कर रहे हैं ना,
उस सेट के अंदर जो भी आप लिखेंगे, जो भी कंटेंट्स आप लिखेंगे, वही कंटेंट आपका एलिमेंट कहलाएगा। तो अब समझते हैं कुछ छोटी मगर मोटी बातें। क्या है वो? सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को आप हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे, ठीक है, कैपिटल अल्फाबेट से। अब भाई ये कैपिटल अल्फाबेट्स ABCD XYZ कुछ भी आप ले लीजिए तब चलेगा, ठीक है। अब एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट। एलिमेंट्स जानते हैं, छोटे छोटे अल्फाबेट, कैपिटल नहीं, स्मॉल वाले लेने, ABCD XYZ कुछ भी लीजिए, पर स्मॉल अल्फाबेट से ही डिनोट किया जाता है। नाउ ये आप साइन देख रहे हैं, ये साइन किसके लिए है पता है? ये साइन रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू, या फिर आप कह सकते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ। ये पूरा इतना लंबा लाइन आपको लर्न करके रखना है। ये एक सिंबल इतना कुछ रिप्रेजेंट करता है, इज एन एलिमेंट ऑफ। एलिमेंट बताता है, ये बताता है कि ये पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है इस सेट से बिलोंग करता है या फिर उसका एलिमेंट है। नेक्स्ट, ये जब वही वाला साइन बना के आप उसको क्रॉस कर देंगे, कट कर देंगे, तो आप उसे कहेंगे डज नॉट बिलोंग टू। वो बिलोंग टू नहीं है उससे, यानी उसका एलिमेंट नहीं है, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। तो भाई आपने कुछ छोटी बातें तो सीख लिया। अब समझते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस तरीके का पूछा जाएगा और उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इस वीडियो में आपको सम सॉल्व करके मैं नहीं दिखाने वाला, यहां केवल आपको सम सॉल्व कैसे करना है वो समझाने वाला हूं। फिर भाई जब हम आगे एक्सरसाइजेस करेंगे तो ये जो नॉलेज आप यहां पे सीखेंगे उसका यूज करेंगे। तो एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जैसा आप यहां पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, कलेक्शन ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। भाई बुक्स की बात की जा रही है, बराबर है। आप क्या बुक जानते हैं लाइब्रेरी में कौन कौन सी है? अरे लाइब्रेरियन को क्यों नहीं पता होगा, आपको भी पता होगा, आप उसमें सर्च करेंगे तो आपको सारा कुछ मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो भाई कलेक्शन ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी इज अ सेट। अब ये सेट क्यों है जानते हैं? क्योंकि हम यहां क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वाले देखिए, कलेक्शन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब वो स्टूडेंट कैसा है? ब्रिलियंट है। अब भाई ब्रिलियंट स्टूडेंट कितने हैं आपके क्लास में, आप जानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जानते। हो सकता है आप जिसे ब्रिलियंट समझते हैं उसे कुछ भी नहीं आता हो, ठीक है, और कॉपी करके ब्रिलियंट बन गया हो। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट पहचानना बहुत मुश्किल है। ये जानते हैं ये कैसा डेटा हो गया? क्वालिटेटिव डेटा हो गया, रिलेटिव डेटा हो गया। अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग रूप से काम करता है। तो आप क्या लिखेंगे पता है? ब्रिलियंट स्टूडेंट। ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है ना हमारा, इज अ रिलेटिव टर्म। जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई यहां पे रिलेटिव टर्म इंपॉर्टेंट है ना, ये एक रिलेटिव टर्म है। तो जब भी ऐसा सम आप सॉल्व करेंगे तो आपको लिखने का बिल्कुल स्टाइल यही फॉलो करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टाइल फॉलो नहीं करते, लिखने का कोई सिस्टम होता है उस सिस्टम को नहीं फॉलो करते, इसलिए उनके सम रॉन्ग हो जाते हैं। आपको ये सिस्टम यहां पे इस वीडियो में सीखना है। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट इज अ रिलेटिव टर्म। आपने देखा कि ये कैसा टर्म है? एक रिलेटिव टर्म है ना, क्योंकि ब्रिलियंट वर्ड आ गया ना इसमें। देयरफॉर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट कैन नॉट बी वेल डिफाइंड। तब आप कहेंगे कि भैया ये तो रिलेटिव टर्म है इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, सी हियर वेल डिफाइंड, यू विल हैव टू शो योर डेटा इज रिलेटिव, उसके बाद आप दिखाएंगे वेल डिफाइंड नहीं है नेक्स्ट लाइन में। तो एलिमेंट ऑफ दिस सेट कैन नॉट बी वेल डिफाइंड, इसके वेल डिफाइंड एलिमेंट्स नहीं हो सकते। देयरफॉर द कलेक्शन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नहीं लिख देना है भाई, अब तो लास्ट लाइन है। नाउ इट्स लास्ट लाइन, यू विल हैव टू राइट द क्वेश्चन और आगे लिख देना है इज नॉट अ सेट। तो इस तरीके के से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं भाई कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो हमेशा सेट होते हैं। नंबर, रिमेंबर
कलेक्शन ऑफ नंबर इज ऑलवेज अ सेट। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है कि कलेक्शन ऑफ नंबर, जब भी नंबर्स की बात की जाएगी तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल मुंह चलाना है। यू विल हैव टू से कि भाई ये तो सेट है। आपको पता होना चाहिए कि भाई एन नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट करता है। ओके, कैसे नंबर्स का सेट है ये? नेचुरल नंबर्स का। और डब्ल्यू जो है ये होल नंबर्स का सेट है। वैसे ही आई फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट है। और भाई रेशनल नंबर्स क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और रियल नंबर्स आर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये सब नाम तो आपने बता दिया, ये होता क्या है? नेचुरल नंबर्स याद रखिए काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। नेगेटिव नहीं होता इसमें, हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और आगे जाएगा। नेक्स्ट वन इज होल नंबर्स। होल नंबर जो होता है नेचुरल नंबर से थोड़ा सा बड़ा है, बस उसमें एक और नंबर आपको इंक्लूड कर देना है, 0। उसके बाद इंटीजर्स है। इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड 0। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहां पे फ्रैक्शंस इंक्लूडेड नहीं है। आप इंटीजर्स में फ्रैक्शंस नहीं इंक्लूड करेंगे, वो नंबर ही होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 लेना है। लेकिन तो फ्रैक्शन कहां जाएंगे? ये रहा फ्रैक्शंस इंक्लूड करने के लिए। तो जो रेशनल नंबर है उसमें आपका नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होता है, होल नंबर्स भी आते हैं इसी में, इंटीजर्स भी आते हैं और आपका फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर्स दोनों भी यहां पे इंक्लूडेड है। तो आपने ये भी समझ लिया। अब आर के बारे में बात करते हैं। आर जो है रियल नंबर। आपने अभी तक जितने भी नंबर्स पढ़े वो सारे नंबर आर में इंक्लूडेड है, रियल नंबर्स। तो भाई आपने समझ लिया कि नंबर्स कितने टाइप के हैं और कैसे कैसे हैं, और वो हमेशा सेट होते हैं, उनका कलेक्शन हमेशा हमेशा सेट होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक लॉजिक बताता हूं। देखिए, नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, नंबर्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, रियल और इमेजिनरी। अब आप सोचेंगे कि सर ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? तो इमेजिनरी नंबर्स आप जब 11th में जाएंगे तो आपको सिखाया जाएगा कि ये इमेजिनरी नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स के तो आप पार्ट्स को समझ लिए कि भाई इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो इसको देखा आपने कि इसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है, और वो कौन सा है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड लास्ट वन कौन सा? क्यू। अब भाई क्यू में क्या क्या इंक्लूडेड है आपको मैंने बताया था। क्यू में तो नेचुरल नंबर भी है, फ्रैक्शंस भी हैं, सब कुछ है। तो इस तरीके से ये नंबर्स के बारे में हमारा डिस्कशन हो गया, और आपने सीखा कि नंबर के बारे में जब भी बात की जाएगी, उसके कलेक्शन के बारे में बात की जाएगी, तो वो हमेशा हमेशा सेट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप टू मैंने जैसा कि बताया था आपको, इसमें आपको क्या सीखना है? यू विल हैव टू लर्न राइटिंग एंड रीडिंग सेट्स। तो फर्स्ट लेट्स लर्न राइटिंग सेट्स। सीखते कि भाई आप सेट को कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें 2 मेथड्स है। फर्स्ट वन इज लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म, और दूसरा जो होता है वो रूल मेथड है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म है। तो पहले वालों को देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इस पे बेस्ड है। ये आइडिया सीखने के बाद ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। स्टेप्स, जस्ट मेक द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। भाई इसको सॉल्व कैसे किया जाए? कुछ नहीं करना है, खाली आपको एक लिस्ट बना देनी है। लिस्ट समझते हैं ना? केवल एक लिस्ट बनाना है और ये सम आपका हो गया सॉल्व। तो लिस्ट कैसे बनेगी, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे डेज ऑफ अ वीक, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में लिस्ट आ रही होगी संडे मंडे, इजंट इट? तो लिखने का तरीका कैसा होगा? एग्जाम में जब आपको सॉल्व करना है तो पहले यहां सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख लेना है, उसके बाद यूजिंग लिस्टिंग मेथड ऐसा लिखेंगे। बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड भी आप लिख सकते हैं, या फिर इन लिस्टिंग मेथड ऐसा भी लिख सकते हैं।
या फिर इन लिस्टिंग फॉर्म, कुछ भी लिखिए, सब राइट है। तो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको मैंने सिखाया था कि कभी भी आप कोई भी सेट लिखेंगे तो वहां पे सेट का नेम लिखना है, अपनी मर्जी से कोई भी कैपिटल लेटर में अल्फाबेट ले सकते हैं आप, और भाई कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है आपको, ठीक है। इसमें आपको लिस्ट बना देनी है और लिस्ट के बीच में कॉमा देते जाना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो ये एक क्वेश्चन तो आप समझ गए। नेक्स्ट वाला देखिए, बी, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। इन्होंने क्या कहा है, आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं, वो भी 1 और 10 के बीच के नंबर्स है। अब पहले मैंने क्या बताया, सम आप सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। एग्जाम में इसके ऊपर दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो भाई डायरेक्ट आपको वर्ड्स दे दिया जाएगा और उसको पढ़ के आपको लिस्ट बना देनी है। सेकंड जो मेथड है उसमें क्या होगा, पहले से क्वेश्चन को किसी दूसरे फॉर्मेट यानी रूल मेथड में लिखा हुआ होगा और आपको उसको लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, ये जो मेथड है ये रूल मेथड है, क्लियर है। यानी मेथड नंबर 2 में लिखा हुआ है और आपको इसे मेथड नंबर 1 में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा यूजिंग लिस्टिंग मेथड। आप लिखेंगे बी इज इक्वल टू, जरा सोचिए 1 से 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर, भाई प्राइम नंबर नहीं जानते आप, प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7 ऐसे तो बहुत सारे हैं, 11, 13, 19, बट ये सब आपको यहां पे नहीं लेना है क्योंकि हमें बात कही गई है 1 to 10 के बीच में, है ना। 1 to 10 के बीच में क्या आएगा, 2, 3, 5 आएगा, 7 आएगा, है कि नहीं। 11 नहीं आएगा क्योंकि 10 के बाद हो गया, और 1 भी आपको नहीं लेना है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये सम तो आप समझ गए, लिखने का पैटर्न आप देख लीजिए और कभी भी सम सॉल्व कीजिए तो यही पैटर्न फॉलो कीजिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड के बारे में जो है रूल मेथड, ठीक है। इसका दूसरा नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए इस रूल पे जो डिपेंड क्वेश्चंस है वो ये हैं। स्टेप्स क्या फॉलो करना है जब आप सम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको एजम्पशन लिखना है, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में हो सकते हैं। एक तो आपको कैसा दिया रहेगा, बहुत ही सिंपल होगा, एज्यूम कर लेना है, फिर इज अ ये वाला वर्ड यूज करना है, ऑफ द या फिर इन द ये वर्ड आप यूज करेंगे और आंसर बना लेंगे, ठीक है। नेम ऑफ सिंगल एलिमेंट और कुछ बातें याद रखनी है, वो आप ध्यान दे दिए तो आप सम कर लेंगे। सिंगल एलिमेंट और उनसे जो ग्रुप बनता है उसे क्या कहते हैं वो आपको सोचना है। जैसे डेज ऑफ अ वीक, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज इसको आपको रूल मेथड में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। तो अब जब आप इसे रूल मेथड में कन्वर्ट करेंगे तो यूजिंग रूल मेथड यहां पे लिखने के बाद पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर यूजिंग रूल मेथड लिखेंगे और फिर उसका नेम दे देंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इसका कोई ना कोई नाम तो देना ही होगा, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा सर ये क्या है। आप कभी भी इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा एज्यूम करना, एजम्पशन। तो ये हम एक्स सच दैट एक्स एज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना है इज अ, तो देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा, इज अ। अब सिंगल एलिमेंट के बारे में बात करना है, यहां पे किसके बारे में बात हो रही है, जरा देखिए डेज के बारे में बात हो रही है, पर सिंगल एलिमेंट क्या होगा, डे होगा, तो इज अ डे। उसके बाद आपको लिखना है ऑफ द, तो ऑफ द लिख दिया। अब पूरे इनका सबको मिला देंगे आप तो वीक बन जाएगा। यहां तो आपको डायरेक्टली दे दिया, पर किसी किसी क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है कि उसका जब आप ग्रुप बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्लियर है। तो यहां पे ग्रुप तो वीक बन रहा है इसलिए आपने वीक लिख लिया। अब ये वाला सम हो गया आपका। नेक्स्ट वाला देखिए कुछ इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्मेट में दिया हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो टेबल है, दिस इज द टेबल ऑफ 5, isn't it? So what you will have to do, सोल्यूशन जब आप लिखेंगे सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, आपको क्वेश्चन लिख लेना है। क्वेश्चन लिखने के बाद उसके आगे का स्टेप क्या होने वाला है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, इसको ब्रेक कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इस तरीके से। अब
इसको नोटिस कीजिए, यहां पे आप देखेंगे तो 5 जो है ना रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब 5 के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, आपको बस चेंजेस ढूंढने हैं। जो भी चेंजेस होंगे उसे n एज्यूम कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 ये चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो हम एज्यूम करेंगे सबसे पहले x सच दैट x। अब इसको इक्वेशन फॉर्म करना है आपको। आप यहां पे देखेंगे तो 5 चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन 1 2 3 4 चेंज हो रहा है। जो चेंज होता है उसे हम n ले लेते हैं। तो इस तरीके से बन गया 5n। क्या बना? 5n। तो आपको लिखना है यहां पे x इज इक्वल टू 5n। अब ये कहां से आया? क्योंकि 5n बन गया। अब ये होने के बाद आपको नेक्स्ट डिफाइन योर एजम्पशन। आपने जो ये बात यहां पे एज्यूम किया है उसे डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि आपको बताना है कि ये है क्या, ठीक है। तो इसे कैसे आप बताएंगे? करना क्या है, यहां पे बस आपको लिख देना है कि ये n कहां तक जाता है। क्वेश्चन जब आप यहां पे देखेंगे तो 5 तक जा रहा है। तो भाई ये 1 2 3 4 मैंने बताया था, काउंटिंग नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स गिनने के लिए काम आता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। तो यहां आप लिख देंगे n। जैसे ही आपने n बिलोंग्स टू n लिख दिया तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप n से वैल्यूज ले रहे हैं, यानी n की वैल्यू तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा n की वैल्यूज होती है, उससे आप वैल्यू ले रहे हैं, है ना। लेकिन आपने इसको स्टॉपेज नहीं लगाया, एक स्टॉप लगाना होगा। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है यहां पे पुट अ स्टॉप करना है, यानी ये कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। ये आपने स्टेप फॉलो कर लिया तो आपका सम सॉल्व हो गया। अभी आपको स्टॉप लगाना है तो आप स्टॉप लगा दीजिए कि भाई ये n इज लेस देन 6। 5 तक ही जा रहा है ना, तो 6 से तो कम हुआ ना। यू कैन राइट लाइक दिस और यू कैन राइट लाइक इन दिस वे ऑल्सो, n इज लेस देन इक्वल टू 5। ये भी बेस्ट तरीका है लिखने का। इसका मीनिंग ये है कि भाई ये 5 को भी इंक्लूड करना है और 5 से छोटा नंबर लेना है, इंक्लूडिंग 5। तो हम 5 तक ले लेंगे, 1 2 3 4 5। n ऐसे ही n हमने बिलोंग्स टू n बोल दिया इसलिए वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। तो आपने देखा कि इसे आपने प्रॉपर तरीके से स्टॉप लगा दिया और फॉलो किया। तो हमने सीखा कि भाई ये रूल मेथड को सॉल्व करने के लिए 2 कैटेगरीज के स्टेप्स है। पहला जो है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूरा वर्ड्स में सॉल्व करना होता है, और सेकेंड वाला जो है आप उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। जानते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्मेट या फिर वर्ड फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकता हूं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला पार्ट जो है इसमें आपको सीखना है कि आपने सेट तो लिख दिया, उसको रीड कैसे करेंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिल जाएगा। इसमें इसको करने से पहले कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। पहला है इज एन एलिमेंट ऑफ, इसको आप पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे आप इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। और ये जो मैंने अभी अभी बताया आपको सच दैट कहते हैं इसे, एक्स सच दैट एक्स। ये वाला जो लाइन लिखा है इसे आपको कैसे पढ़ना है, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज। ये पूरा का पूरा इस तरीके से आप रीड करेंगे। तो भाई ये तो हो गया। अब ये वाले कुछ एग्जाम्पल से वो देख लीजिए और इससे आपको सम बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। पहला है ए बिलोंग्स टू ए। भाई ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ए इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। ये पूरा इतना बड़ा आपको लिखना है। वैसे ही नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, भाई कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको एक बात याद रखना है, जो मैंने स्टेप दिया कि पहले सोल्यूशन लिखेंगे, फिर आपका जो क्वेश्चन है वैसा ही लिख देंगे आप, और उसके बाद में अगले लाइन में उसे सॉल्व कर देंगे। ऐसे ही कीजिएगा। सोल्यूशन ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। यहां पे द लिख के लिखना है आपको, ऑफ द सेट ए। ये तो हो गया। अगला जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि पूरा का पूरा सॉल्व करके दिया होगा और आपको इसे लिखना है। तो पहले तो भाई सोल्यूशन लिख दीजिए, फिर पूरा लाइन ऐसे ही कॉपी कर लीजिए, और लाइन कॉपी करने के बाद यू विल हैव टू राइट सेट बी। ये जो है ना, ये सेट बी है आपका। सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स। यहां पे इज लगाया आपने,
और फिर भाई यही वाली लाइन लिखनी है जो हमने यहां पे सीखा है, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज, तो इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज। मैंने बताया था कि ये तो भाई पूरा इसके लिए लिखना ही है। अब ये आप क्वेश्चन से ही लाइन छाप देंगे, है ना। आगे की जो लाइन है आपको दिमाग नहीं लगाना है, यहां से देख के लिख देना है। तो इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, पूरा का पूरा आपने ऐसे ही कॉपी कर दिया क्वेश्चन में से। यहां पे क्वेश्चन में हमने लिया है ना सेम टू सेम, तो वही आप कॉपी कर देंगे और इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही आसान टाइप है, रीडिंग तो बहुत ही सिंपल है। और पता है आपको, ये 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया ना, ये टोटल 3 क्वेश्चंस करने के बाद अब कोई भी सम सॉल्व कर पाएंगे इस कैटेगरी का। और यहां जो हमने सीखा ये रूल मेथड और भाई ये जो सीखा लिस्टिंग मेथड, इसकी प्रैक्टिस बार बार कर लीजिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टाइप है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर। कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं, वो कैसे पहचानते हैं, वो आप यहां पे सीखेंगे और कौन सी वर्डिंग लिखनी होती है। अब देखिए, इसके लिए मैंने यहां पे लिखा है कि एग्जाम्पल्स में ही दिया हुआ है ये क्वेश्चन, किसी भी प्रैक्टिस सेट या फिर एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है। तो भाई ये तो बात समझ गए आप। यहां देखिए लर्न, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये लाइन आपको लर्न करना है। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी आप लर्न करते हैं ना, वैसे मैथमेटिक्स में भी कुछ लाइंस होती है जिनको नहीं लर्न करेंगे तो लिखेंगे क्या। तो ये लाइन आप वहां पे लर्न करेंगे। देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन सेट ए, देयर इज ओनली वन एलिमेंट। भाई एक ही एलिमेंट होगा तो ये लिखिएगा। देयर आर मोर देन वन एलिमेंट्स इन सेट ए, जब एक से ज्यादा एलिमेंट रहेगा तो ये लिख दीजिएगा। देयर इज नो एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये कब लिखेंगे आप, जब कोई भी एलिमेंट ना हो और आपका ब्रैकेट जो है बिल्कुल खाली पड़ा हो, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये लाइन आपको लिखनी है। तो इस तरीके से आपने सीखा कि ये जो 3 लाइंस हैं ये आपको लर्न करना है और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैंने वैसा क्यों लिख के दिया है और लर्न करने के लिए क्यों कह रहा हूं। अब सपोज ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से एग्जाम में पूछा गया और ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। भाई यू कैन सी हियर यू आर हैविंग मैथमेटिकल इक्वेशन, और यहां पे भी। तो ये दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद तो हो जाएगा सम सॉल्व। पहले आपको क्वेश्चंस कॉपी करने हैं एंड कॉपी करने के बाद उसका मैथमेटिकल पार्ट जो अंदर है उसे आपको बाहर निकालना है। तो आपने इसे बाहर निकाला, सिंस करके लिख दिया कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद आप देख रहे हैं यहां पे रूट है, रूट उस साइड जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, और वैसे ही यहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर जब उस साइड जाएगा ना तो स्क्वायर रूट बनेगा। लेकिन याद रखिए स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो यहां पे स्क्वायर रूट हम लिखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये तो आपने कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी लिखा, जब इसका स्क्वायर लेंगे 256 आ जाएगा बराबर। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 कीजिए, 256 मिल जाएगा आपको, ये स्क्वायर होता है। तो यहां पे आप लिख लेंगे इस तरीके से। बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हैं सॉल्व। मतलब ये जो वैल्यू एक्स की निकलती है ना, ये वाली वैल्यू आपको ए के अंदर डाल देना होता है। तो भाई ए लिखा आपने और करली ब्रैकेट में ये आंसर आप लिख देंगे। अब यहां पे कितने एलिमेंट है काउंट कीजिए। आप ऐसा नहीं काउंट कर सकते 2, 5 एंड 6 अलग अलग 3 है, एक ही है 256। क्लियर। तो यहां पे 1 एलिमेंट है ना, तो लिखना है देयर इज ओनली 1 एलिमेंट इन सेट ए। आपने देखा ये लाइन किस लिए काम आ रही है, जो मैंने लर्न करने के लिए कहा, ये लाइन आप यहां पे यूज करने वाले हैं। तो यूज आप यहां पे करेंगे और लिखेंगे कि देयर इज ओनली 1 एलिमेंट इन सेट ए। भाई एक ही एलिमेंट है तो ये सिंगलटन हुआ कि नहीं, हो गया सिंगलटन। सेट ए इज अ सिंगलटन सेट। तो ये आपने कर डाला। अब नेक्स्ट वाला देख लीजिए। नेक्स्ट वाले में क्या है, यहां पे आपको स्क्वायर दिया था, आप उसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा। मैंने बताया कि स्क्वायर रूट जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी होता है। तो ये लिख लेंगे आप, सिंस करके लिखना है देयर आर मोर देन, क्योंकि एक से ज्यादा है ना, देयर आर मोर देन 1 एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट बी में भाई एक से ज्यादा एलिमेंट है, और जब ये एक से ज्यादा एलिमेंट है तो सिंगलटन कैसे हुआ, नहीं हुआ ना। देयरफॉर सेट बी इज नॉट अ सिंगलटन सेट।
तो ये वाला टाइप आपने सीख लिया कि सिंगलटन किस तरीके से दिखाना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एम्प्टी सेट के बारे में। अरे भाई एम्प्टी सेट है, खाली पड़ा हुआ है, अंदर कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट पूरा का पूरा खाली है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखिए, ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। आपको लर्न यहां पे करना है, देयर इज एन एलिमेंट इन सेट ए, ये एक लाइन लर्न करनी है। देयर आर मोर देन वन एलिमेंट्स इन सेट ए, ये वाली लाइन भी लर्न करनी है। देयर इज नो एलिमेंट इन सेट ए, और सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये 3 लाइन आप लर्न कर लीजिए भाई, तो ये सम आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं बताता हूं यहां पे एग्जाम्पल में आपको। एग्जाम्पल आप देखेंगे, क्वेश्चन में दिया है अ सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। बताइए इवन प्राइम नंबर होता है कोई? यस होता है। कितने होते हैं? बस एक ही है सर, 2 है। अ सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, तो ये मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिया जैसा कि आपको लिखना होता है। एंड आफ्टर राइटिंग दिस वी विल हैव टू राइट अबाउट इवन प्राइम नंबर्स। तो हम बताएंगे सिंस 2 इज द ओनली नंबर, भाई 2 एक अकेला नंबर ऐसा है विच इज इवन एज वेल एज प्राइम, जो कि इवन भी है एंड प्राइम भी है। तो आपने समझ लिया कि भाई इसमें खाली 2 लिखना है आपको, तो a इज इक्वल टू 2 लिख दिया। ये पार्ट तो हो गया। अब रही बात, ये लाइन में से कौन सी लाइन सूट करती है वो लिख दीजिए। देयर इज एन एलिमेंट इन सेट ए, पहली वाली लाइन, क्योंकि 1 एलिमेंट इसके अंदर है इसलिए फर्स्ट वाली लाइन आप लर्न किया हुआ लिख लेंगे। अब ये लिखने के बाद डायरेक्ट आपको बोल देना कि भैया इसमें तो एक एलिमेंट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। देयरफॉर सेट ए इज नॉट एन एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट पहले से है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, b इज इक्वल टू p सच दैट p इज अ ट्रायंगल। भाई ये एक ट्रायंगल है हैविंग 4 साइड्स, ऐसा ट्रायंगल जिसके पास 4 साइड्स है। होता है क्या? अरे ऐसे ही पता चल गया, ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स, 4 साइड्स कहां से आ गए? तो पहले आप लिख देंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिखने के बाद आपको लिखना है, ट्रायंगल के बारे में बात करनी है कि एक ट्रायंगल में भाई 4 साइड कभी हो ही नहीं सकते। A triangle cannot have 4 sides. A triangle cannot have 4 sides. ट्रायंगल के पास 4 sides नहीं हो सकते। Therefore B is equals to कर्ली ब्रैकेट में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहां पे पूरा का पूरा खाली होना चाहिए। ये डब्बा बिल्कुल खाली है, और जब ये डब्बा बिल्कुल खाली है तो ये क्या हो गया? There is no element in set B। आप वो लाइन लिखेंगे जो इसमें से सूट कर रहा है। There is no element in set, जो भी है सेट का नाम तो वही लेना पड़ेगा ना, बी है तो बी लिख देंगे। अब हमने ये तो बता दिया कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या ये खाली है? हाँ, ये बिल्कुल खाली है। सेट बी इज एन एम्प्टी सेट। सो यू रोट दैट दिस इज व्हाट एम्प्टी सेट। ये पार्ट आपका हो गया। अब मैं बात करने वाला हूं सी, नेक्स्ट वाला टाइप जो फाइनाइट और इनफाइनाइट है। अरे नाम से ही पता चल जाता है भाई, फाइनाइट में क्या होगा? फिक्स एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट में अनलिमिटेड होंगे। इसके ऊपर क्वेश्चंस जो बने हुए हैं टेक्स्ट बुक में, ये उनके नंबर्स है। आप ये जो भी सम सीख रहे हैं इसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए, ये सम जरूर सॉल्व कर पाएंगे। और कहीं पे भी डाउट आता है आपको तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए और भाई हेल्प ले लीजिए। अब लर्न करने वाली बात पे आते हैं कि इस सम को सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में कौन सी लाइन हमेशा लर्न होनी चाहिए? वो है काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए डू नॉट टर्मिनेट एट एनी स्टेज। भाई इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना, उसकी काउंटिंग टर्मिनेट नहीं होती है किसी भी स्टेज में। और दूसरा आपको लर्न करना है काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टर्मिनेट एट अ सर्टेन स्टेज। एक स्टेज पे जाके उसकी एलिमेंट की काउंटिंग रुक जाती है। ये 2 लाइन आपने लर्न कर लिया, मतलब ये सम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बता देते हैं एन डब्ल्यू आई आर क्यू, ये सब जो भी आपने अभी पढ़ा था थोड़े टाइम पहले, ये सब इनफाइनाइट सेट है। क्यों? इसके अंदर तो भाई इनफाइनाइट नंबर्स है। अब जब नंबर इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट सेट हुआ। कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। यहां देखिए कितना बेहतरीन एग्जांपल दिया मैंने। d is equals to y such that y is equals to 3 raised to n, n belongs to n। अब ये क्या है?
एन जो है एन से लेना है आपको, मतलब नेचुरल नंबर्स उठाने, और आगे स्टॉप नहीं लगा मतलब आप कंटिन्यू लेते जाएंगे। तो 3 के ऊपर पावर लगाना है, एन की वैल्यू आपको बदलनी है, एन 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि यहां एन लिखा है, और आप जानते हैं कि इस एन का मतलब होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां जो एन आप देख रहे हैं उसके ऊपर ये 1 2 3 लगाना है। तो एक बार आप क्वेश्चन लिख देंगे और इसके ऊपर आप 1 लगा के लिख देंगे, फिर इसके ऊपर आप 2 लगा के लिख देंगे, वैसे इस पे 3 लगा के लिख देंगे। तो ये प्रोसेस आपको करना है ना, 1 2 3 ऐसे लिखते जाना है। यहां जो छोटा सा एन दिख रहा है ना, उस छोटे से एन पे आपको 1 2 3 लिखना है, बिकॉज एन बिलोंग्स टू एन, और एन तो भाई इनफाइनाइट तक जाता है, तो ये भी आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आप 1 2 3 लिख देंगे, और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इसकी काउंटिंग अब खत्म नहीं होने वाली, डेडरेस आ गया यहां पे। तो जो हमने लाइन लर्न करके रखा है, ये प्यारी वाली लाइंस, उसमें से एक लाइन आपको यहां पे चिपका देना है। विच लाइन? काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट डी, यहां पे डी नाम है इसलिए सेट डी लिखेंगे। डू नॉट टर्मिनेट एट एनी स्टेज, है ना, ये टर्मिनेट नहीं होता है, ये फर्स्ट वाली लाइन आपको सूट कर रहा है, ये लगा देना है आपको यहां पर, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। देयरफॉर सेट डी इज अ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट है ना, यहां देख के ही मालूम पड़ जाता है, पर लिखें कैसे, ये सवाल उठता है। सम सॉल्व करना कितना आसान होता है भाई, हर एक प्रॉब्लम देखते देखते ही समझ में आ जाता है, बस लिखने की स्टाइल क्या होगी वो सीखना मेन है। आपने वही नहीं सीखा तो समझ लीजिए आपने मैथ्स तो सीखा ही नहीं। मैथ्स में रखा गया है, कुछ छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं जो एक बार हम सीखते हैं तो हमेशा के लिए सीख जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसको लिखे कैसे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सीख लिया आपने तो आपका मैथ्स हो गया, समझ लीजिए। नेक्स्ट वन देख लीजिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से 101 102 ऐसे ही करते करते 1000 तक आपको पहुंचना है। तो भाई यहां पे स्टॉप तो देख रहे हैं ना आप, कहीं पे जाके आपकी काउंटिंग खत्म हो जाती है, तो क्वेश्चन लिखेंगे और वो काउंटिंग वाली लाइन लिख देंगे, प्यारी वाली लाइन जो आपने लर्न करके रखा है, काउंटिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ये सेट बी है, टर्मिनेट्स एट अ सर्टेन स्टेज, किसी स्टेज पे जाके इसकी काउंटिंग रुक जाती है, ये वाली आपको लाइन लर्न करके रखनी है, याद रखिए। देयरफॉर सेट बी इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट है क्योंकि इसके एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं, काउंटिंग रुक जाती है। तो आपने देखा एग्जाम में 2 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट के ऊपर, और हर एक मेथड यहां पे मैंने आपको बता दिया है और इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपने सीख लिया। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। नाउ इन दिस टाइप देयर आर सबसेट, यूनिवर्सल सेट एंड वेन डायग्राम, 3 डिफरेंट कैटेगरीज। तो एक एक के बारे में बात कर लेते हैं और सीखते हैं कि क्या है। पहले सबसेट के बारे में बताता हूं, सबसेट क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए प्रैक्टिस सेट में भी है और प्रॉब्लम सेट में भी है। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं ये सीखने के बाद। लर्न, यहां पे भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लर्न करनी है। क्या लर्न करना है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। समझे? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बी इज सबसेट ऑफ ए, तो बी भाई सबसेट हो गया ए का। बी इज सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या? बी यहां पे बन गया बेटा और ए बन गया बाप, इजंट इट? अरे ये पिताजी हो गए एंड ये हो गया उनका सन, फादर एंड सन का रिलेशनशिप यहां पे हो गया। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस थोड़ा डिटेल में। यहां पे एक एग्जांपल मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन है छोटा सा जिसका जवाब देखिए क्या होगा। क्या है क्वेश्चन? ए बी का बाप है, देखते हैं। ए जो है वो बी का बाप है ना, पर बी ए का बेटा नहीं है। जरा सोचिए, सोचने वाला क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके की कहानी है। ये ए जो है वो पापा हैं, समझे? ए बी का बाप है लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, तो क्या है? सिंपल है, बेटी है। अरे
बेटी भी होगी तो भी तो ये पापा कहलाएंगे। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नाउ। एग्जाम्पल देखने वाले हम। एग्जाम्पल से पहले कुछ बातें यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो सीख लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है, सबसेट के बारे में बात कर रहा हूं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना खुद का सेट भी होता है, समझे। ए इज सबसेट ऑफ ए, ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। सेकेंड, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आपने सीखा ना, अरे यार वो खाली वाला डब्बा, ये करली ब्रैकेट है, अंदर कुछ भी नहीं है, ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। और जो ये एम्प्टी सेट है, ये जो एम्प्टी है, ये तो सबका सेट सबसेट है। कैसे? खाली है। आप करली ब्रैकेट तो हर एक क्वेश्चन में लगाते हैं, इसलिए सबसेट हो गया ये ऑफ एवरी सेट। यहां पे सेट ए है, ये उसका सबसेट है। तो एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। नाउ ए एंड बी जब इक्वल होंगे, भाई ए और जो बी है वो दोनों सेम है, इक्वल है। इक्वल है तो ए का सबसेट बी और बी का सबसेट ए हो गया, है कि नहीं? हो गया ना। ए का सबसेट बी एंड बी का सबसेट ए हो गया। ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, ये जो आप सीख रहे हैं। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का बेटा है, बी सबसेट ऑफ ए, बी ए का बेटा है, तो वे दोनों इक्वल हैं, है कि नहीं? इजंट इट? बेटा है ऐसा वर्ड नहीं सोचिए, ये तो आपको समझने के लिए बताया मैंने। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। हैव यू अंडरस्टूड? सो दोनों इक्वल हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। फर्स्ट वन, पहला अब आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, p इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 25। आप जानते हैं सबसे पहले कोई भी सम सॉल्व करना है तो क्वेश्चन आपको लिख देना है एज इट इज। उसके बाद अब यहां पे ये लिस्टिंग मेथड में आप लिखने वाले हैं। कौन से मेथड में जाने वाले? लिस्टिंग मेथड। अब लिस्टिंग मेथड में जब आप जाएंगे तो आपको क्या लिखना है, ठीक है? इन लिस्टिंग मेथड स्क्वायर रूट जब आप निकालते हैं ना 25 का, तो मैंने बताया था प्लस माइनस दोनों करना पड़ेगा, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, प्लस माइनस 5। तो इसी कैटेगरी ऐसे ही सोचते हुए आप यहाँ पे p इज इक्वल टू -5 एंड 5 लिख देंगे। तो ये आपका बन गया लिस्टिंग मेथड, ठीक है? लिस्टिंग मेथड में आपने लिख लिया। अब यहां s दिया हुआ है आपको, पहले s को पढ़ते हैं और उसको पहचानते हैं। y बिलोंग्स टू i। i मतलब आप पढ़ते ही समझ गए कि भाई नेगेटिव भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो -5 आपको लेके आगे बढ़ना है। यहां -5 आएगा, उससे आगे जाएंगे -4, -3, -2, -1, 0। मैंने बताया था नेगेटिव भी लेना है, जीरो भी लेना है एंड पॉजिटिव भी लेना है। 1, 2, 3, 4, 5। यहां लिखा है कि आपको 5 से स्टार्ट करना है और 5 पे जाके एंड करना है और बीच के सारे नंबर्स लिखने हैं। तो हमने लिख दिया ना यहां पे। यही आपको लिस्टिंग मेथड जब लिखेंगे ना तो s इज इक्वल टू दिस ऐसा करके लिख देना है। तो आपने यहां पे p निकाल लिया, नेक्स्ट आपने s निकाल लिया। जब ये दोनों आपने निकाला तो आपको देखना है कि कौन किसका बेटा है, किसका सबसेट है। तो p यहां पे 5, -5 और 5 है, इसके पास तो बहुत सारे एलिमेंट है लेकिन ये भी है, तो p के सारे एलिमेंट s में है। तो आपने जो लाइन लर्न किया ना, ये एकदम प्यारी वाली लाइन, एवरी सेट ऑफ b इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ every element of set B, every element of set B is also an element of set A। ये चीज यहां पे आपको लिखनी है। Since every element of set T is also an element of set S, क्योंकि यहां पे P और S है और P का सारा एलिमेंट आप यहां पे ढूंढ पा रहे हैं, मिल जा रहा है आपको, इसलिए every element of set P is also an element of set S। ये लाइन आपको लर्न करनी है। Therefore P is सबसेट ऑफ S। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया जाता है और देखिए कितना इजी है। एक बार आप समझ गए तो आसानी से सॉल्व कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। यहां क्या बोलता है, देखिए x की वैल्यू दे दिया, x इज इक्वल टू 1 2 3, और इन्होंने क्या कहा कि भाई आप सबसेट के बारे में तो जान ही गए हैं, राइट ऑल द पॉसिबल सबसेट्स, जितने भी सबसेट आप बना सकते हैं सब लिखिए, है ना, सारे के सारे लिखने हैं आपको। तो भाई सबसेट इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं, कट करके छोटे छोटे पार्ट्स बना दीजिए। तो कैसा लिखेंगे, ऑल पॉसिबल से पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे जैसा मैंने बताया, फिर ऑल पॉसिबल ये वाली लाइन लिख देंगे आप। अब ये लाइन लिखने के बाद अगला जो स्टेप होने वाला है आपका, एक बार तो खाली ब्रैकेट ले लीजिए, ओनली ब्रैकेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एम्प्टी सेट होता है वो भी सबसेट होता है। तो यहां पे आपने वो ले लिया। अब उसके बाद एक बार 1 ले लीजिए, एक बार 2 ले लीजिए, एक बार 3 ले लीजिए, फिर 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे और ये हो गया हमारा ऑल पॉसिबल सबसेट। इससे ज्यादा सबसेट आप नहीं बना पाएंगे। तो लॉजिक समझ आया आपको? सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं आपके बड़े वाले सेट में होने ही चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, यूनिवर्सल सेट के बारे में कुछ सीखते हैं। अब यह आ गया आपका यूनिवर्सल सेट। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आप इसको सीखने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे भी कुछ कुछ बातें हैं जो आपको लर्न करनी है। सेट यू इज बिगर सेट, भाई ये बड़ा सेट है, इज अ बिगर सेट विच एकोमोडेट, एकोमोडेट करना मतलब शामिल कर लेना, विच एकोमोडेट ऑल द गिवन सेट्स, बाकी जो छोटे छोटे सेट हैं वो सबको अपने अंदर शामिल कर लेता है। ठीक है, सेट यू इज अ यूनिवर्सल सेट और इसके वजह से आपका सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ वहां आपको लिखना है जब आप सम सॉल्व करेंगे। ये लाइन आपको हमेशा लर्न करके रखनी है। याद रखिए, जितना भी मैंने लाइन लर्न करके रखने के लिए कहा है उसे नोटबुक में लिखिए और उसे लर्न कीजिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू ए बी सी ए एंड सी बी। अब देखिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बाकी सबको अपने अंदर शामिल कर लेता है। बड़ी मछली कौन सी है जो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है? तो ये ए ऐसी मछली है जो इन छोटी छोटी मछलियों को खा जा रही है। देखो इसमें ए भी है, सी और बी दोनों भी है, ये रहा सी भी। तो कहने का मतलब इसके अंदर आप बी भी ढूंढ पा रहे हैं और इसके अंदर सी को भी ढूंढ पा रहे हैं। तो ए बी सी मैंने लिख दिया। अब वो प्यारी वाली लाइन जो आपने लर्न किया है, सेट ए इज बिगर, इज अ बिगर सेट, ये बड़ा सेट है। विच एकोमोडेट, जो इन लोगों को भी शामिल कर लेता है। ऑल द गिवन सेट्स, बाकी के जो भी गिवन सेट्स हैं सबको अपने अंदर शामिल कर पा रहा है। ठीक है, जब इसने शामिल किया तो सेट ए इज यूनिवर्सल सेट। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि भाई ये वाला जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट है। इजी है ना? काफी इजी है, बस इतना ही सॉल्व करना होता है इसमें। एक्चुअली जो फर्स्ट चैप्टर है ना बहुत आसान है, बस आपको इसका लॉजिक समझ आ जाए ना तो समझ लीजिए आपने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। अब मैं वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करूंगा। वेन डायग्राम के ऊपर देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है जो सॉल्व करने हैं आपको। अब आते हैं जॉन वेन के बारे में बात करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये जॉन वेन है, इज द फर्स्ट मैथमेटिशियन, ये पहले मैथमेटिशियन है हु गेव द मैथमेटिकल फॉर्म टू लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी। इन्होंने लॉजिक और प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर्स बनाए हैं। ये चैप्टर आप आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, ये लॉजिक चैप्टर आप 12th में सीखने वाले हैं और प्रोबेबिलिटी तो भाई आपको 10th में ही मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं। जो आपके जॉन वेन हैं वो ब्रिटिश के हैं। ठीक है ना? इन्होंने पहली बार वॉज द फर्स्ट टू यूज क्लोज्ड फिगर। जैसा कि फिगर के बारे में बात करने वाले हैं, कौन से फिगर? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ऐसे फिगर्स पहली बार इन्होंने इस्तेमाल किए टू रिप्रेजेंट सेट, इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो आप सेट चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके लिए। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है।
यू कैन ड्रॉ एनी फिगर, भाई इसमें से आप कोई भी फिगर बना सकते हैं, आपकी मर्जी। एंड पुट द एलिमेंट्स इन इट, और उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आप लिख सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चन दिया है वो। अब यहां कुछ एग्जाम्पल मैं आपको सिखा देता हूं जिससे आपको वेन डायग्राम बनाने तो जरूर आ जाएगा। यहां देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कि ड्रॉ वेन डायग्राम, एक वेन डायग्राम बनाइए शोइंग द सबसेट रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेट। भाई ये ए बी सी, ये आपका 3 सेट्स दिया हुआ है। ए में 2 and 4 है, इसको सॉल्व तो करना नहीं है, पहले से ही सॉल्व है। बी वाला देखिए 2n, जैसा कि मैंने एक सम में आपको सिखाया था, ऊपर n दे दिया है और n बोला है 5 से छोटा लेना है आपको, n से स्टार्ट करना है, मतलब 1 2 3 4 होगा। तो एक बार 1, एक बार 2 3 4 तक ही लेंगे, 5 आप नहीं ले सकते क्योंकि इन्होंने मना कर दिया है। इन्होंने बोला 5 से छोटा नंबर लेना है आपको, 4 तक। तो यहां देखिए मैंने 2 ले लिया, 2 3 4 ले लिया, क्योंकि 4 तक ही आप n की वैल्यू दे सकते हैं, इजंट इट। अब ये लिखने के बाद ये है लिस्टिंग फॉर्म में आपने लिखा, लिस्टिंग फॉर्म में लिख दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 4 8 16 आपको मिल जाएगा। ये देखिए ना, 2 मतलब 2, 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 टाइम्स तो 8 हो जाएगा। और ये 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको 16 मिल जाएगा। तो आपने इसे भी सॉल्व कर लिया, आपका ये पार्ट हो गया ए, ये हो गया बी। अब ए करने के बाद और बी करने के बाद सी वाला पार्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक तो इवन लेना है और नेचुरल नंबर लेना है, लेस देन इक्वल टू 16। कहां तक लेना है? 16 तक। भाई इवन नंबर है यानी 2 का टेबल लिखना है, और क्या, तो 2 का टेबल लिख दीजिए 16 तक। बहुत ही सिंपल है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे आप, उसके बाद इन लिस्टिंग फॉर्म लिखेंगे और फिर ये लाइन लिख देंगे। अब आपको समझ में आ रहा है कि हर एक टाइम जब भी मैंने सम सिखाया है तो लिखा, आपको बताया कि पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद में क्या करना है वो लिखिए और उसको सॉल्व कीजिए। उसका रीजन ये है कि ये जो चैप्टर है, स्टार्टिंग के जो सम्स दिए हुए वो 1 लाइनर्स है, 1 लाइन में सॉल्व कर देना होता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, वही 1 लाइन आपको एक बड़े क्वेश्चन के फॉर्म में नजर आएंगे। ऐसे ही 2-3 कुछ वैल्यूज दे दी जाएगी जिसको आप सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको स्टेप सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वेन डायग्राम के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपका वेन डायग्राम। मैंने बताया था आप कुछ भी बना सकते हैं, ट्रायंगल बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए, सर्कल बनाइए, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगता है वो बनाइए। यहां पे एक रेक्टेंगल बनाया, याद रखिए उसका नाम देना होता है ए बी सी। ए बी सी ऐसा 3 है तो मैंने ए बी सी लिख दिया। अब आप देखिए ए में 2 4 है, बी में भी 2 4 है और सी में भी है। कहने का मतलब क्या आपने देखा, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो इसे देख के आपको पता चला कि बी ऊपर बनाना है और उसके बीच में ए बनाना है। अब देखिए यहां पे 2 4 8 एंड 16 सबके सब यहां पे मिल रहे हैं, तो बी सबसेट ऑफ सी है कि नहीं। तो इसे देख के, इस लाइन को देख के आपको पता चलेगा कि सबसे पहले सी बनाना है, जो कि ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, उसके अंदर बी बनाना है तो आपने उसके अंदर बी बना दिया, और उसके अंदर ए बनाना है, ए बना दिया। अब इसकी वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं, 2 and 4। तो आप लिखेंगे ए में 2 डॉट लगा के लिखना होता है, कोई भी एलिमेंट लिखिए तो डॉट लगा के लिखिए, डॉट 2 डॉट 4। तो ये 2 एलिमेंट्स आपने यहां पे लिख दिया। अब 2 and 4 तो हो गया, अब जो बचा है केवल आपको वही लिखना है बी में, 8 and 16। जब आप ये लिखेंगे, इस वेन डायग्राम को देखेंगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि बी में भाई क्या क्या है। बी में है 2 4 8 16, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। यहां पे एक ही बार आप लिख रहे हैं लेकिन अपने आप लिख के हो जा रहा है। तो वेन डायग्राम का फायदा तो आपको समझ आ गया होगा। अब बाकी के एलिमेंट्स, अंदर वाले एलिमेंट्स को छोड़ के जो बचते हैं वो साइड साइड में आप लिख दीजिए, सी का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वेन डायग्राम बनाना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस जितने भी एलिमेंट्स आपको मिलते जाते हैं उसको डिसाइड करना है कि कौन किसके अंदर लिखना है और लिख दीजिए, और वेन डायग्राम हो गया आपका रेडी। अब हम नेक्स्ट वाला टाइप देख रहे हैं, टाइप नंबर 5। इसमें आप ऑपरेशंस सीखने वाले हैं। अब ये ऑपरेशंस क्या है?
भाई मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन तो होता ही है इसके अंदर। तो वैसे ही सेट चैप्टर में भी कुछ कुछ ऑपरेशंस बनाए गए हैं, वो आपको सीखने हैं। तो पहला जो ऑपरेशन है उसमें आपको मैं सिखाने वाला हूं इक्विटी ऑफ सेट्स। सेट की इक्विटी मतलब वो इक्वल है या नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, अब इसमें भी एक लाइन है जो आपको लर्न करके रखनी है, वो है सेट ए एंड सेट बी कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। इक्वल बताने से पहले ये लाइन आपको लिखनी होती है। ये आपकी वो प्यारी वाली लाइन है जो आपके टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए, आपको लर्न रहना चाहिए, तो आप सम सॉल्व कर पाएंगे। अब यहां पे एक P है और एक Q है। ओके, सेट P की हालत देखिए, वो कैटरैक्ट वर्ड के बारे में बात किया गया, लेटर के बारे में बात किया। इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं वो आप देखेंगे। ये आपका वर्ड है। नेक्स्ट वाला वर्ड देखिए क्या है, TRACT। ओके, ट्रैक्ट। तो P हो गया, Q हो गया। तो पहले तो मैंने बताया था, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, P वाला लिख लेंगे, इन लिस्टिंग फॉर्म करके आप लिखेंगे P इज इक्वल टू, सबको लिखना है लेकिन एक ही बार लिखना है। जैसे आप C लिखे, C लिख दिया। दूसरा है ए बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको आपको नहीं लेना है, यहां पे आप रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ए लिख दिया। उसके बाद आप टी लिखने वाले, देखिए टी आप जब लिखेंगे तो ये रिपीट हो रहा है, रिपीट वाला आपको नहीं लेना है, तो टी लिख दिया आपने। अब आपको लेना है आर, यहां पे सी लिखा है, देखिए सी रिपीट हुआ है, इसको नहीं लेंगे आप, तो भाई रिपीटिशन नॉट अलाउड, आपने लिख दिया। वैसे ही आप ये वाला लिखिए, इसमें तो कोई रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, तो टी आप नहीं लिखें, TRAC। अब फ्रॉम 1 and 2, जब आप ये 1 और 2 को देखेंगे ना तो क्या मिलता है आपको, देखिए ना सेम है सब कुछ, अरे आगे पीछे लिखा है ठीक है, लेकिन सेम है ना, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स सेम है। इसके भी घर में कौन रहता है, टी रहता है ना, और इसके भी घर में एक टी रहता है ना, एक टकलू यहां पे रहता है और एक इधर रहता है, इजंट इट। अब वैसे ही यहां पे एक आर रहता है और देखिए एक आर यहां पे रह रहा है, तो कहने का मतलब भाई सब कुछ सेम है ना, तो ये तो आप समझ गए। सेट्स P and Q कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। आपने देखा है, ये वो प्यारी वाली लाइन है जो मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा है, तो है ना ये कमाल का कि आपको क्या लर्न करना है वो पहले से लिख दिया मैंने, आप लर्न कर लेंगे, उसके बाद सम सॉल्व कर लेंगे फटाफट। P इज इक्वल टू Q। अगला स्टेप आप इक्वल दिखा देंगे, इस तरीके से आपको ये सम सॉल्व करना होता है, इसे कहते हैं ऑपरेशन, किसके ऊपर, इक्विटी के ऊपर। अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। अब आप डॉक्टर बनने ही वाले हैं, टेंशन नहीं लीजिए, अभी बना देता हूं डॉक्टर। अब देखिए नेक्स्ट वाला है B, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन की बात करेंगे, इंटरसेक्शन आपको कैसे पहचानना है, राइट, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, सेट ए और बी में जो भी कॉमन है, जो दोनों में है, वो आपको लेना है। अभी यहां आप देख पा रहे हैं कि मैंने लर्न करके कुछ नहीं लिखा, क्योंकि यहां लर्न करने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां देखिए पहला वाला, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं, उससे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो समझ लीजिए। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी जब मैं आपको बताऊंगा, भाई उसके सम आप जानते ही नहीं है तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कैसे समझ पाएंगे। चलिए बात करते पहले क्वेश्चन की। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 7 जो भी है, और बी, तो मैंने कहा था पहले आपको क्वेश्चंस एज इट इज कॉपी कर लेने हैं। अब लिखने के बाद अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, देयरफॉर करके आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। देखिए दोनों में क्या मैच हो रहा है, 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 4 यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है, और मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा इनके अलावा, तो 2 and 4 लिख देंगे आप। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ए और बी दोनों में जो भी कॉमन है वही आपका सॉल्यूशन है कि नहीं। नेक्स्ट वाला, ये वाला सम देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया है, x such that x belongs to n, 5 से बड़ा x, 5 से बड़ा लेना है भाई, 5 को छोड़ दीजिए, 5 के बाद लेना है, स्टार्ट कीजिए। 5 के बाद क्या लेने वाले हैं, n है ना,
काउंटिंग नंबर्स लेने हैं आपको। काउंटिंग नंबर 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। 6, 7, 8, 9, 10 ये सब आप लेंगे। 10 क्यों लेना है? क्योंकि यहां पे इक्वल्स टू भी बोला गया है, 10 से छोटा लेना है और 10 को भी इंक्लूड करना है। तो 6, 7, 8, 9, 10 भाई क्वेश्चन लिख दिया मैंने, लिस्टिंग फॉर्म लिख दिया, उसके बाद जो हमने डिसाइड किया था वो लिख लिया। अब आगे वाला नेक्स्ट वाला देख लीजिए, W से स्टार्ट हो रहा है। W बोले तो 0 से स्टार्ट होने वाला है, पर 0 यहां 0 बोलने से क्या होगा, इन्होंने क्राइटेरिया दे दिया कि आपको 5 से ही लिखना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, पर 10 आप नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्होंने बोला है कि 10 लेना नॉट अलाउड है, 10 से छोटा नंबर लेना है। ओके, सो वी विल बी टेकिंग 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गया। तो यहां पे लिख तो दिया मैंने। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? सी लिखा, या क्वेश्चन लिख दिया, लिस्टिंग फॉर्म हो गया, और डी लिख लिया हम लोगों ने 5, 6, 7, 8, 9 जैसा कि डिसाइड किया था। तो ये दोनों मिलने के बाद आप क्या करेंगे? जब मुझे सी मिल चुका है और मुझे मिल चुका है डी, इन्होंने हमसे बात क्या की है, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? यहां आपको इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो इसमें दोनों में क्या सेम है वो देखना है। यहां देखिए 6 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 7 यहां भी है, यहां पे भी 8 है, 9 है। तो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर कॉमन, दोनों में है, जो दोनों में होगा वही आपको यहां पे लिख देना है। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कॉमन ढूंढना है और वहां लिखना है। इस तरीके से ये आपने सम तो सीख लिया। अब भाई सम समझने के बाद अब प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो कुछ फायदा तो होगा ही। अब ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या फिर बी से इंटरसेक्शन ए लिखिए, दोनों एक ही बात है, आगे पीछे चलता है, कैसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट, भाई ए इज सबसेट ऑफ बी, समझ में आया? आ रहा है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो जब आप इंटरसेक्शन निकालने जाएंगे ना तो दोनों में क्या मैच होगा? अरे ए ही मैच होगा ना, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो बी में पड़े हुए हैं, यानी ए पूरा का पूरा मैच हो गया। तो आंसर हो गया ए। ये जो है फिलिंग द ब्लैंक्स में कभी पूछा जा सकता है, आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो भाई जब हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? आएगा क्या? ए के सारे एलिमेंट बी में है, मतलब आंसर ए ही आने वाला है, ए आएगा। एग्जाम्पल बताऊं, सपोज ए की वैल्यू 1, 2, 3 है और बी की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5। आपने देखा ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये हो गया। अब जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जो भी इसमें कॉमन होगा आप वही लिखेंगे। आपके पास कॉमन क्या मिल रहा है? 1, 2, 3 इसमें भी है, यहां पे भी 1, 2, 3 है। तो इस तरीके से आपने कॉमन वाला पार्ट यहां पे लिख दिया। अब कॉमन वाला पार्ट लिख दिया तो देखने से पता चल जाता है कि ये भाई कौन है? ये तो ए है, ए। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। तो जो प्रॉपर्टी मैंने यहां पे बताया आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया कि ये प्रॉपर्टी कैसे काम कर रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, ठीक है? नेक्स्ट ठीक उसका उल्टा है, अपोजिट। यही वाला पार्ट अपोजिट करके दे दिया है। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज बी, तो आप इसको देख के पता कर पा रहे हैं बी आ रहा है आंसर, मतलब क्या होगा? बी जो है सबसेट बनेगा, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। वैसे ही फोर्थ वाला देखिए, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, ये पूरा का पूरा पार्ट इसका सबसेट है। ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी विल ऑल्सो बी सबसेट ऑफ बी। अब नेक्स्ट, ए एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए, जब आप दोनों को मैच करेंगे तो आ जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा। अब ये वाला पार्ट आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक हमने सीखा नहीं, ये लास्ट ऑपरेशन है कि नहीं? तो जब हम
ये वाला सीखेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, ए इंटरसेक्शन ए। जब ए में आप ए को मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? अरे ए ही बनेगा ना। ए में जब आप ए को मिक्स करेंगे तो ए बनेगा। ए इंटरसेक्शन 5, जरा सोचिए, यहां इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों में कॉमन क्या है वो देखना है। ये ए है और ये कुछ भी नहीं है, दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो पाई आ जाएगा। और सम भी सीख लिया। तो अब सीखते हैं यूनियन क्या होता है। यूनियन, जैसा कि आपने नाम पढ़ा, इसमें आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको मिक्स करना है। अब ये मिक्स कैसे करना है? अब कोई भी आप एक सेट ले लीजिए, उसके सारे एलिमेंट्स निकाल लीजिए, और एक दूसरा सेट ले लीजिए, सपोज सेट ए एंड बी। सेट ए के सारे एलिमेंट्स निकाल लिया हमने, और सेट बी के सारे एलिमेंट्स निकाल लिए, और एक नया सेट बना दिया। तो ये जो न्यू सेट बनेगा वो कहलाएगा यूनियन, ए यूनियन बी। तो राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, अवॉइड डुप्लीकेशन। आपको डुप्लीकेट कुछ भी नहीं करना है, एक ही चीज दो बार नहीं लिखनी है, एक ही बार लिखना है। तो यही इसका रूल है, बहुत बहुत आसान है। ये वाला सम देखते हैं कितना मजेदार है। एग्जाम्पल कुछ करते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो देखिए। ऐसा कुछ दो अलग अलग सेट दे दिए जाएंगे आपको। सेट सी दिया हुआ है और डी दिया है। आपको क्या बोला? उसने बोला कि भाई यूनियन निकाल के बताइए। वेरी सिंपल, मिक्स कीजिए। आप पहले एक काम कीजिए, कॉमन का पता कीजिए। ए इज कॉमन, ओनली ए इज कॉमन। तो भाई ए जब आप लिखेंगे तो एक ही बात लिखेंगे, बाकी सब तो लिखना ही है। तो ए बी सी डी ई आई ओ यू, तो ये यहां पे आपने लिख दिया। आपने देखा कि ए आपका रिपीट हुआ है पर आपने एक ही बार लिखा। तो इस तरीके से हम यूनियन सॉल्व करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, रियली बहुत मजेदार है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। अब एन बोलने से आपको पता चलेगा कि भाई नेगेटिव और जीरो के बारे में आपको नहीं सोचना है। एक्स इज डिवाइजर, एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 12। भाई 12 किसके किसके टेबल में आता है वो देखना है। अब मैं आपको यहां पे ना एक तीर दो निशाने वाला मेथड बताता हूं, कैसे वो क्या होता है। अब मैं बात करता हूं, देखिए पहले 1 का टेबल देख लीजिए। 1 के टेबल में 12 आएगा, यस जरूर आएगा। कितने टाइम्स? 12 टाइम। 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है। कितनी बार में आएगा? 6 टाइम्स। 3 के टेबल में भी आता है, कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। आपने देखा 4 तक तो हो ही गया, 3 के बाद 4। अब आगे मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि 4 में आता है कि नहीं, 5 में आता है कि नहीं, 6 में आता है कि नहीं। मुझे आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे हमने ऑलरेडी पता लगा लिया किसके किसके टेबल में आता है। एक साइड से बस मैं केवल 3 तक टेबल चेक किया मैंने, और आगे का मुझे टेबल अपने आप मालूम पड़ गया कि कौन कौन से टेबल में 12 आता है। 1 में आएगा, 2 में, 3 में, 4, 6 एंड 12 में आएगा। तो डुअल मेथड, एक तीर दो निशाने, है ना कमाल का। तो यू विल बी राइटिंग इन लिस्टिंग फॉर्म 1 2 3 4 6 12। ये हो गया डिवाइजर, डिवाइजर ऑफ 12। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वाला जो एफ है। तो भाई हमने ई तो लिख लिया है। पहले मैंने बताया था क्वेश्चन लिखना है आपको, क्वेश्चन लिखने के बाद आप लिखेंगे इन लिस्टिंग फॉर्म। लिखने के बाद डिवाइजर ऑफ 18 लेना है, जैसा मैंने बताया है डुअल मेथड वाले से लिख लीजिए। 1 लेंगे तो 18 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 2 9 जा, 3 लेंगे तो 6 जा। अब 4 के टेबल में तो आता नहीं है, 5 के टेबल में आता नहीं है, 6 तो हो ही गया, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, ये आप यहां पे लिस्टिंग फॉर्म में एफ लिख देंगे। अब आपको बनाना है यूनियन। जैसा कि मैंने बताया था, यूनियन बनाने के लिए सबसे पहले कॉमन आप जो देख रहे हैं, कॉमन को ढूंढ लीजिए। 1 2 3 6, और मुझे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है? नहीं ना, तो चलिए अब लिखते हैं
तो यूनियन जब आप बनाएंगे तो जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो 1 2 3 4, देन उसके बाद देखिए क्या 5 तो है नहीं, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है और 18 है, सब लिख दिया आपने यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने यूनियन सीख लिया कि भाई यूनियन कैसे किया जाता है और इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी मेथड सीखिए तो उस मेथड के क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के सॉल्व कर लीजिए। वही क्वेश्चन नंबर तो मैंने लिख के दे दिया, बस आपको उस पेज पे जाना है और शुरू हो जाना है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, जब आप ए यूनियन बी बनाते हैं और बी यूनियन ए बनाते हैं, दोनों भी एक ही होने वाला है। ए यूनियन बी लिखिए या फिर बी यूनियन ए लिखिए, चलेगा। सेकेंड, ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो यूनियन जब आप निकालेंगे ना, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? बी ही बनेगा, क्योंकि बी में सारे एलिमेंट है। तो जब आप फिर से मिक्सिंग करेंगे तो क्या, मैंने बोला था आपको कि कॉमन जो होता है वो एक ही बार लिखा जाता है, कॉमन वाले एक ही बार लिखे जाएंगे तो बनेगा क्या? बी बनेगा। अब ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू। अब बोलेंगे सर ये वाला तो आपने बताया नहीं हमको। हाँ नहीं बताया है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के। जब मैं आपको कंप्लीमेंट ऑफ ए सिखा लूंगा उसके बाद ये बताऊंगा कि ये क्या है। इसके पहले वाले में भी एक हम लोगों ने रख दिया है जो कि बाद में सीखने वाले हैं, वो ये वाला पार्ट है। आएंगे इस पर, रिपीट आएंगे थोड़े टाइम बाद। अगला देखिए, यहां पे आप देखिए ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जब आपने मिक्स किया तो भाई यूनियन हमेशा बड़ा होता है, मिक्स करेंगे तो और भी बड़ा हो गया है ना। मिक्स किया है सारे एलिमेंट ए के बी के, तो बड़ा तो होने ही वाला ही है। तो ए उसका सबसेट होगा और बी भी उसका सबसेट होगा, सीधी सीधी बात है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपने सीखा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए में ए को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अरे ए में ए को जब आप मिक्स करोगे तो ए ही बनेगा ना, वो थोड़ी ए भी बन जाएगा। क्लियर है? सिंपल है ना। अब ए यूनियन इन फाइव मतलब एम्प्टी सेट। ए में जब आप एम्प्टी सेट को मिक्स करेंगे तो क्या बनने वाला है? ए बनेगा, ए बन जाएगा। तो ये आपको बात समझ आ गया। आपने इसके पहले वाले में सीखा ए इंटरसेक्शन 5 जब आप कर रहे हैं तो आपको 5 मिलता है ना। और ए यूनियन जब आप 5 करेंगे तो आपको ए मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मिक्स करेंगे तो ए ही बनने वाला है। पर यहां पे आपको कॉमन देखना है, ए और 5 दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, 5। ओके, ये हो गया हमारा। तो हम कैसे करना है इसकी प्रॉपर्टीज की भी डिस्कशन हो गई। एंड आफ्टर दिस लेट्स सी द नेक्स्ट ऑपरेशन। वी हैव लर्न टिल नाउ इक्विटी। भाई इक्वल कैसे कैसे होते हैं सेट्स, वो हमने सीखा। इंटरसेक्शन सीखा कि इंटरसेक्शन के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और उसे कैसे सॉल्व करना है। और हमने सीखा कि यूनियन होता क्या है और उसे कैसे किया जाता है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज डिफरेंस। मैंने बताया था आपको कि ये वाला जो ऑपरेशन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस से बाहर का है। फिर भी इसके बारे में बस हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज होना जरूरी है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब दो अलग अलग सेट है, उसमें डिफरेंस क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। याद रखिए फाइंड ए माइनस बी, इसको माइनस करके दिखाया जाता है। ए माइनस बी रूल क्या है? रिमूव एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन सेट ए एंड सेट बी एंड राइट एलिमेंट्स रिमेनिंग ऑफ सेट ए। भाई करना क्या है, सेट ए और बी दोनों में जो कॉमन है पहले वो पता कीजिए।
ए और बी में। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला देखिए क्वेश्चन है, ए है, बी है, सी है, ए माइनस बी बोला इन्होंने, ए है और बी है। इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन यहां पे मुझे 4 दिखाई दे रहा है, कट कर दीजिए, है कि नहीं, कॉमन जो है वो कट कर दिया मैंने। और कुछ कॉमन दिख रहा है कि आपको 1 2 3, 1 2 3 तो यहां है भी नहीं, तो नहीं। अब यहां पे क्या लिखा गया है कि रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ना वही लिखना है आपको। तो सेट ए में क्या बच गया, 1 2 3 बच गया। तो आप जब माइनस दिखाएंगे तो 1 2 3 लिखना है। अरे भाई बहुत ही सिंपल है, केवल आपको कॉमन को कट करना है, जो बच जाता है वो लिख देना है। क्लियर है, इसी को माइनस करना कहते हैं। अब जैसे यहां पे आप डिफरेंस निकालिए बी और सी का, तो बी में देखिए क्या क्या और सी में क्या कुछ मिल रहा है कि आपको 4 5 6 4 5 6 5 मिल गया मुझे, ये कैंसिल हो गया। तो बच गया क्या, आपके पास जो बचा है वही लिखना है। मुझे बचा हुआ क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, क्योंकि मुझे बी देखना है। पहले कौन है, बी है, तो बी में क्या बच गया वो लिखना है। पता है आपको सी पहले होता तो सी में क्या बच गया वो लिखना होता। अब वैसे ही क्वेश्चन ये वाला देखिए, सी माइनस ए बोला उन्होंने, सी पहले लिख दिया, मैंने ए लिख दिया और कैंसिल करूंगा जो कॉमन है, 1 कट गया, 3 भी कट गया, बस अब 5 बच गया। सी के पास क्या बचा, पहला सी है तो सी में जो बच गया है वही आपको लिखना है, 5 है। देखा कितना आसान है, एकदम सिंपल है। जो कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं और जो अनकॉमन होता है उसको लिख देते हैं, लेकिन जिसके बारे में पहले बात की जाए उसी के एलिमेंट्स को लिखना है। बहुत सिंपल है, पहले सिलेबस में था लेकिन अब नहीं है, इसे 11th में कर दिया गया है। अब आते हैं मोस्ट अवेटेड, जिसके बारे में हम कब से बातें कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कब से बात कर रहे थे। अब सीखेंगे यहां पे कि ये होता क्या है। राइट दोज एलिमेंट्स, याद रखिए आपको वो एलिमेंट लिखने हैं जो आपके पास नहीं है। अब ये क्या मामला है, विच आर इन यूनिवर्सल सेट यू। आपको मैंने सिखाया था कि यूनिवर्सल सेट यू जो होता है उसके पास सारे एलिमेंट होते हैं, हर एक सेट के एलिमेंट होते हैं, क्योंकि ये सबको अपने अंदर एकोमोडेट कर पाता है, बट नॉट इन द गिवन सेट। ऐसे एलिमेंट आपको लिखना है कि यूनिवर्सल सेट के पास है वो, पर जिस सेट के बारे में आप बात कर रहे हो उसके पास वो एलिमेंट नहीं है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बी डैश या बी के ऊपर छोटा सा सी बना देंगे। ये हो गया कंप्लीमेंट ऑफ बी लिखने का मेथड। तो कुछ एग्जाम्पल करें, उसके बाद प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल करने के बाद आपको ये बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। u x such that x 2 raised to n। अब भाई यहां पे n लेना है आपको, और w बोले तो 0 से स्टार्ट करेंगे। n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन्होंने बोला भाई आपकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 8 होना चाहिए, मतलब 7 तक होगा। वैसे ही यहां पे n की वैल्यू जो आप लेने वाले हैं लेस देन 4 लेना है। 0 1 2 3 ऐसा कुछ वैल्यू आप यहां पे लेंगे और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और 8 रेज टू n पे देखिए 2 तक वैल्यू लेना है, 0 1 एंड 2। 0 से आप क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे w दिया है ना, w दिया है तो भाई w जब दिया है तो वो तो लेना ही पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। होल नंबर्स की बात हो रही है। इन्होंने पूछा है आपसे कंप्लीमेंट ऑफ ए निकालिए, कंप्लीमेंट ऑफ बी निकालिए, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालिए। अब आप बोलेंगे कि सर यहां पे आप तो कंप्लीमेंट सिखा रहे थे। भाई एग्जाम में आपको कंप्लीमेंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ में मिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वो क्वेश्चंस है जो मिक्स है, मिक्स क्वेश्चन है जिसमें दोनों भी बातें मिक्स की गई हैं। इसमें क्या क्या मिक्स है देखिए, यूनियन पूछ दिया, इंटरसेक्शन इन्होंने पूछा और उसका कंप्लीमेंट निकालने के लिए आपको कहते हैं। और वैसे ही ये a माइनस बी यानी डिफरेंस पूछ के उसका कंप्लीमेंट निकालने के लिए कहा गया है। तो कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं, बहुत सिंपल है। पहले आपको u लिख देना है, जैसा कि मैंने बताया था। पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद लिस्टिंग फॉर्म लिखिए और उसको लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। यहां पे 0 1 2 3 ऐसे पावर्स देने हैं। पता है आपको
2 के ऊपर 0 जब आप डालेंगे, यहां 2 है ना, 2 के ऊपर 0 डालना है, फिर 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3 ऐसा लिखते जाना है। और लिखने के बाद 2 the power 0, ये होता क्या है? किसी के भी टकले पे 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये भाई इसकी वैल्यू हो गई 1। क्लियर? 2 raised to 1 is 2, ये तो 2 बनेगा, और 2 raised to 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, वैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरीके से 4 टाइम्स लेना है आपको और मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। वैसे ही 5 6 7 का भी लिख लीजिए। तो आपने u लिख लिया, ये आपका बन गया यूनिवर्सल सेट। अब जब आपने यूनिवर्सल सेट तैयार कर लिया है, उसके बाद चलते हैं a का लिखते हैं। यहां पे a लिख रहा हूं मैं और यहां पे b का लिख देता हूं। तो जैसा कि हमने डिसीजन लिया था भाई 0 1 2 3 लेना है इसमें, और इसमें डिसीजन लिया था कि 0 1 2 लेना है। क्लियर है ना? तो ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आप 4 से कम बोला गया है और यहां पे इक्वल टू 2 बोला गया, लेस देन इक्वल टू 2। तो यू विल बी टेकिंग 4 raised to 0 is 1। मैंने बताया था किसी भी नंबर के टकले पे 0 आएगा तो 1 आंसर आएगा उसका, और यहां पे भी 1 होगा। 8 raised to 0 is 1 भाई, 4 raised to 1 is 4, 4 raised to 2 means 4 multiply by 4, 4 4 जा 16, 4 multiply by 4 multiply by 4, ओके, तो 64। ऐसे ही यहां पे भी आपको करना है, 8 raised to 0 1 आएगा। किसी भी नंबर के रेस टू आप उसका पावर देंगे 0 देंगे तो भाई आंसर 1 ही आने वाला है। 8 raised to 1 तो 8, 8 raised to 2 मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64। इस तरीके से आपने a भी तैयार कर लिया और b भी तैयार कर लिया। अब मैंने आपको कंप्लीमेंट सिखाया था। क्या सिखाया था कि भाई जिसका कंप्लीमेंट निकालना है उसके लिए क्या करना है, वो एलिमेंट जो उसके पास नहीं है वो लिखने हैं। तो इसकी कंपैरिजन हमेशा u से की जाती है। बात किया ना हमने यहां पे, देखिए इसकी कंपैरिजन हमेशा u से करनी है आपको। तो हर बार जो भी सम सॉल्व करेंगे, ये कीजिए, कोई भी कीजिए, पहले u आपको लिखना है। u में से हम कंपेयर करेंगे, जो उसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा वो लिखेंगे। अब ये होता क्या है मैं बताता हूं। देखिए पहले आपने u लिखा, u कहां से लिखा आपने, यहां से लिखा, u की वैल्यू यहां पे आपने निकाल लिया है और a लिख दिया, u लिखा, a लिखा। u और a को लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें देखिए दोनों में क्या मैच हो रहा है। तो यहां पे देखिए क्या क्या मैच हो रहा है, 1 मैच हो रहा है, 4 हो रहा है, 16 मैच हो रहा है एंड 64 मैच हो गया। तो जो भी मैच हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो एलिमेंट्स बच जाते हैं उसको लिखिए। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए मीन्स द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए बट दे आर इन यूनिवर्सल सेट। 2 8 32 128 ये हमने लिख दिया और इस तरीके से हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए पूरा हो गया। क्लियर? अब बी का निकालना है। तो भाई क्वेश्चन लिखिए u और b लिख दीजिए, फिर कॉमन जो भी है वो हम छोड़ देते हैं। कहने का मतलब आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के पास सारे एलिमेंट्स हैं, ये सबको एकोमोडेट करता है, उस एकोमोडेशन में से खुद को निकाल लीजिए। यानी बी अपने आप को हटा देगा और अपने आप को हटाने के बाद जो बच जाता है वो लिखेगा। तो कंप्लीमेंट ऑफ बी मतलब बाकी के एलिमेंट्स जो बचते हैं वो लिखने हैं आपको। तो यहां पे बच गया 2 4 16 32 128, ये यहां पे आपने लिखा और इस तरीके से ये सम भी हो गया। अब अगला जो पार्ट है उन्होंने बोला यूनियन निकालिए, यूनियन का कंप्लीमेंट। तो जानते हैं जब तक आप यूनियन निकाल नहीं लेते ना तब तक उसका कंप्लीमेंट आप नहीं लिख पाएंगे। तो आपका फर्स्ट स्टेप बनता है पहले यूनियन निकालना और सेकंड स्टेप बनेगा उसका कंप्लीमेंट निकालना। तो पहले यूनियन निकालिए। यूनियन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले ए को लिखेंगे, ये ए लिख दिया मैंने, फिर बी लिखेंगे, फिर दोनों को मिक्स करेंगे। मैंने जैसा बताया था ए यूनियन बी। चलिए मिक्स करते हैं। मिक्स करेंगे तो मैंने कैसे बताया, पहले कॉमन जो भी है वो अंडरलाइन कर लेता हूं। यहां कॉमन 1 मुझे दिख रहा है और दूसरा आपको कुछ दिख रहा है कॉमन 8 है ही नहीं, यहां पे 64 कॉमन हो रहा है।
तो 64 हमने लिख डाला, 64 लिख दिया। अब ये जो भी कॉमन था वो तो लिख लिया, 1 एक ही बार लिखेंगे और 64 को एक बार लिखेंगे, बाकी 4 एंड 16 और 8 इसमें मिक्स करना है। मिक्स कर दीजिए, सब मिक्स करके घोल बना दीजिए। ये घोल रेडी है, बन गया है। अब बनाने के बाद ये A यूनियन B का कंप्लीमेंट आप किससे, U से कंपेयर करेंगे। मैंने बताया था हमेशा जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए A यूनियन B में जो भी एलिमेंट्स है वो गायब कर दीजिए। 1, 4, 8, 16, 64 ये एलिमेंट्स आपने गायब कर दिया और अब जो बचता है वो लिखना है। क्या बचा, 2 बच गया और 32 बच गया और 128 बच गया। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं। ये जो डैश देते हैं ना इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और निकालने का मेथड ये है। आपने ध्यान दिया ना अच्छे से, तो भाई ये सम तो आपका हुआ। ठीक है, इजी है, बहुत बहुत ज्यादा इजी है। इसमें से हर एक क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट वाला मैं सिखाता हूं आपको। इसमें इंटरसेक्शन निकालने के लिए कहा गया था, तो पहले ए लिखना पड़ेगा आपको, फिर बी लिखना पड़ेगा। याद रखिए कुछ भी पूछा जाए तो पहले उससे रिलेटेड चीजें जो है वो लिखिए। वो लिखने के बाद जैसे कि मैंने बताया हर एक में आपको क्वेश्चन वापस लिखना होता है, तो मैंने लिखा। लिखने के बाद अब उसका मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होते हैं ना वही लिखना होता है। अभी कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1 है और इसके पास भी 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, है ना। और कॉमन 4 है क्या, नहीं है। 16 है क्या, नहीं है। 64 है क्या, हाँ है। 64 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो आप 64 लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका A इंटरसेक्शन B बन गया। अब हमने क्या सीखा है कि भाई उसका कंप्लीमेंट निकालना है तो उसको U से कंपेयर करेंगे। तो चलिए इन दोनों को अब कंपेयर कर देते हैं। और कंपैरिजन में हमने क्या सीखा था, जो दोनों में होगा, जैसे 1 दोनों में है इसको कैंसिल कर लेंगे, 64 भी है वो भी कैंसिल कर देंगे। अब जो बचता है वो आपको लिखना है। क्या बचा, 2, 4, 8, 16, 32, 128। तो इस तरीके से आपने इसका भी कंप्लीमेंट निकालना सीख लिया। तो अभी तक आपने सीखा कि कभी भी कंप्लीमेंट निकालना है तो उसे हमेशा U से कंपेयर करना है। और दूसरी बात आपने सीखा कि जो भी जिसका कंप्लीमेंट निकालना चाहते हैं पहले उसे फाइंड आउट करना होगा, वो आपके पास होगा तो ही उसका कंप्लीमेंट आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब लास्ट वाला जो है माइनस वाला निकालना है, डिफरेंस का A माइनस बी। तो पहले A माइनस बी निकाल लेते। मैंने सिखाया था A माइनस बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो कट कर देना पड़ेगा। A है, B है, लिख दिया मैंने। उसमें एक कॉमन एलिमेंट देखिए 1 है, मैं कट कर देता हूं। 64 भी मैच हो रहा है, कट कर दिया। अब मैंने बताया था कि जो सबसे पहले लिखा हुआ है, पहले मुझे दिखाई दे रहा है A दिखाई दे रहा है, तो A में जो भी एलिमेंट्स बचेंगे मैं वो लिखूंगा। तो 4 बच गया और 16 बच गया, मैंने वो लिख दिया। तो A के अंदर जो एलिमेंट्स बचते हैं वो आपको यहां पे लिख देना है। अब ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका ये पार्ट सोल्यूशन, इजी है। अब इसका कंप्लीमेंट निकालने के लिए U लिख के कंपेयर करना पड़ेगा। U हमने निकाल के रखा था पहले से, अब इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना मैंने सिखाया था कैसे, क्या करना है। 4 है, 4 को गायब कर देंगे। 16 है, 16 को गायब कर देंगे और जो भी बचता है किसके पास, U के पास। भाई डिफरेंस ऐसा ही है ना, डिफरेंस में भी आप यही काम कर रहे हैं, बस फर्क ये है कि उसमें A के बारे में लिखना होता है और यहां तो यूनिवर्सल सेट से मैच करना होता है। मैच कर लिया, जो बच गया वो लिख दीजिए। और इस तरीके से आपने सीखा कि कंप्लीमेंट क्या होता है, बराबर। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, नो एलिमेंट आर कॉमन इन सेट A एंड कंप्लीमेंट ऑफ A। अब ये A है और भाई ये उसका पड़ोसी A डैश है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि हम कॉमन वाले ही पार्ट तो हटा के जो बचता है वो लिखते, तो कॉमन कैसे होगा। A इज सबसेट ऑफ U। A हमेशा U का सबसेट होता है। A कंप्लीमेंट ऑफ A इज ऑल्सो सबसेट ऑफ U। भाई U तो सबका बाप है ना। U यूनिवर्सल सेट, इट इज अ यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट है तो जितने भी छोटे मोटे सेट्स होंगे वो उससे छोटे ही होंगे, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स उसमें मैच हो ही जाएंगे। कंप्लीमेंट ऑफ सेट यू, अब भाई हम बात करें यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का भी कोई कंप्लीमेंट हो सकता है क्या? उसका अपोजिट कोई होगा? इसका कोई दुश्मन है? जब आप इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो फाई आएगा, नहीं कुछ नहीं है। जहां कुछ भी नहीं है ना सेट चैप्टर में, वहां आपको फाई लिखना है, ठीक है, ये जीरो जैसा बना के उसको कट कर देना है, बस सिंपल है। कंप्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट, अब एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं, आप एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट निकालने जा रहे हैं। ये कंप्लीमेंट है आपका एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट कभी भी यूनिवर्सल सेट होता है। ये तो बहुत 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 सिंपल सी बात है। ये हो गया सब कुछ, प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया डिस्कशन। हमने दो प्रॉपर्टीज वहां पीछे नहीं पढ़ा था, चलिए अब पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपने अब समझ लिया कि कंप्लीमेंट होता क्या है। तो वो देखिए कुछ इस तरीके से है। पहला हमने ये लेफ्ट कर दिया था, ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए। अब मैंने बताया कि ए और कंप्लीमेंट ऑफ ए बिल्कुल अलग है, दोनों में कुछ मैच होता है क्या? कुछ भी नहीं। दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं। अभी हम लोग पढ़ के आए, वहां पे वर्ड्स में दिया और यहां पे मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है कि दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट वाला यूनियन की बात करते हैं, ए एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए। मैंने आपको बताया कि ए जो है और कंप्लीमेंट ऑफ ए, ये जो कंप्लीमेंट है वो यू से ही बनाया जाता है। अब इन दोनों को आप मिक्स करेंगे तो यू तो बनना ही है ना, दोनों को मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा। ए ले लीजिए और कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए का मतलब भाई जो जो एलिमेंट्स इसके अंदर बचे हुए हैं वो ले लीजिए, उनको क्या कीजिए? मिक्स कीजिए। जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? वही बनेगा, यू बन जाएगा। हो गया ना? ये प्रॉपर्टी भी आप सीख गए, प्रॉपर्टीज हो गए, इसके ऑपरेशंस हो गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अब भाई आखिरी टाइप सीखना बाकी है, ये एक लास्ट टाइप है। आपने सीख लिया तो समझ लीजिए ये चैप्टर तो आपका हुआ। बस एक लास्ट टाइप, और इस टाइप के बाद आप कर सकते हैं कोई भी सम सॉल्व, है ना। इसे सीखने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इसको नंबर ऑफ पढ़ना है आपको, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब तक आपने जो भी सीखा सब मिक्स होके यहां पे आ गया। तो ये सेट चैप्टर है जिसे ना टाइप वाइज सीखना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पीछे की जो भी टाइप है ना वो आगे वाले में जाके मिक्स होके क्वेश्चन बन जाते हैं। रियलिटी में एक बड़ा क्वेश्चन जो है कई छोटे छोटे टाइप्स को कवर कर लेता है इस चैप्टर में, इसलिए आपको टाइप वाइज जाना और सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप्स टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स, अभी इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, यानी दो टाइप के क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे नंबर्स के ऊपर। एक तो सिंपल क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि यहां पे नीचे देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया है, ए एंड बी द टू सेट्स। यहां पे टू सेट्स है, नंबर ऑफ ए दे दिया है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दे दिया है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दिया और फाइंड नंबर ऑफ बी पूछा है। भाई कुछ नहीं है, जो भी दिया है डिटेल्स आप लिख दीजिए, जो पूछा है उसको क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में यहां पे लिख दीजिए, है ना। ये आपका गिवन इंफॉर्मेशन है और ये जो पूछा है वो है। ये लिखने के बाद आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, बहुत बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ए बी और इंटरसेक्शन लेना है बस। तो हमने लिख दिया और सारी वैल्यूज जो भी अवेलेबल है उस वैल्यू को आप उसके अंदर पुट कर दीजिए। तो फॉर्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपके पास 9 है तो 9 लिखेंगे। नंबर ऑफ ए आपके पास कितना है? 5 है ना, तो 5 लिख दिया आपने। और नंबर ऑफ बी तो आपसे पूछा गया तो वहां कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, वही लिखना पड़ेगा आपको। और याद रखिए देयरफॉर का साइन लगाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल साइडेड सॉल्यूशन, एक डबल साइडेड सॉल्यूशन।
सिंगल साइडेड सोल्यूशन में इक्वल्स टू लगा के हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये डबल साइडेड सोल्यूशन, ये यहां पे सॉल्व हो रहा है, ये वाला पार्ट यहां पे, तो इसमें देयरफॉर का साइन यूज कर करके आपको आगे बढ़ना है। क्लियर है? तो नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बताता हूं। यहां पे सारी वैल्यूज जब आपने रख लिया तो अब इसमें ऑपरेशंस करना है आपको। एक साइड सॉल्व कीजिए, यहां 5 देखिए, 5 दिया हुआ है, यहां पे -2 दिया हुआ है। आपको पता है माइनस दिया है मतलब आप माइनस कर लेंगे, तो जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 लिख दिया हमने। भाई 5 में से -2 चला गया तो क्या बचा? 3 बच गया ना, 2 चला गया, 3 बच गया। अब आप इसे इस तरफ लेकर आ जाइए। अब आपको कैसे पता चलेगा? अरे नंबर को नंबर के साथ लिखिए ना, यहां क्या कर रहा है वो? तो 3 को इस साइड लेकर आएंगे तो 9 -3 हो जाएगा। क्यों? जब ये प्लस है तो उस साइड अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। रूल तो आपको पता ही होगा। प्लस जब आप अपोजिट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, और माइनस को लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। डिवाइड को लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, और मल्टीप्लाई को लेके जाएंगे तो डिवाइड बन जाएगा। ठीक है? इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में जैसे ही हम लेके जाते हैं तो ये साइन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। तो यहां +3 है, यहां पे आके -3 हो जाएगा। आप माइनस कर देंगे, 9 में से 3 चला गया तो यहां पे आपका बच गया 6। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। है ना बहुत आसान? अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व इट इजीली। लेकिन 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 भाई वर्ड प्रॉब्लम की बात करने जा रहे हैं। हाँ, ये वो प्रॉब्लम है जिसे देखते ही हर एक स्टूडेंट डर जाता है। ठीक है? जबकि वर्ड प्रॉब्लम सबसे आसान होते हैं। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं, इजी कैसे होता है? इजी इसलिए होता है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में वर्डिंग्स तो पहले से लिखी होती है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन में से वर्डिंग देख देख के छापते जाना है, लिख लेना है, कॉपी कर लेना है, और आफ्टर दैट फॉर्मूला लगा देना है। और फॉर्मूला तो आपके सामने पड़ा हुआ है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, कुछ स्टेप्स है फॉलो करने के लिए, वो आप सीख लीजिए। पहला स्टेप है भाई एज्यूम करना है। एज्यूम करना आपको सीखना पड़ेगा। एक में सीखिए, सब में यूज कीजिए। मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को देख लीजिए कि कैसे हम एज्यूम करते हैं, एजम्पशन हमारा कैसा होता है, और हर क्वेश्चन में वैसे ही एजम्पशन कीजिए। बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूले में आपने जो भी देखा ना, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड करनी है आपको। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, यहां पे देखिए, इन ए स्कूल हॉस्टल। भाई एक हॉस्टल है, कौन रहेगा उसमें? स्टूडेंट्स रहेंगे। देयर आर 100 स्टूडेंट्स। तो ये जो 100 स्टूडेंट है ना, ये पढ़ के पता चल गया कि ये भाई यूनिवर्सल सेट है, सबके बारे में मिक्स है ना। तो जब मिक्स है तो यूनिवर्सल सेट हो गया ना, सब मिक्स करके हम बात कर रहे हैं। तो आप यहां पे लेट लिखेंगे, यहां पे UTC, ये सब क्या है मैं बताता हूं। यहां पे कोलन का साइन देंगे और लिख देंगे भाई ये U जो है यूनिवर्सल सेट है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन स्कूल हॉस्टल। देखा, यहां पे जितने भी वर्ड्स मैंने लिखा है, अपने मन से कुछ भी लिखा? बिल्कुल नहीं, मैंने तो यहां से लिख दिया, है कि नहीं? देखिए ना, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, स्कूल हॉस्टल की बात हो रही है, वही लिखा है। बस मुझे पता है कि यू को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है? आउट ऑफ विच 1660 ड्रिंक टी। चाय पी रहे हैं, आपकी मर्जी, ABCD कुछ भी ले सकते हैं। मुझे चाय के लिए तो भाई, टी के लिए तो टी अच्छा लग रहा है, तो मैंने टी ले लिया। आप यहां पे कुछ भी ले सकते हैं, ABCD जो आपका मन करे। मैं तो टी लूंगा। कॉफी, कॉफी के लिए मैं C ले लेता हूं, ताकि मुझे पता चले कि मैं C मतलब कॉफी की बात कर रहा हूं, है ना। तो टी, सेट, सेट चैप्टर में पढ़ा है आपने, तो सेट लिखेंगे। सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स का सेट है। हु ड्रिंक टी, जो टी पीते हैं, बराबर, चाय पीते हैं। और भाई ये सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक कॉफी। सिंपल है ना लिखना, बहुत ही आसान है, ये एजम्पशन है आपका। अब यहां पे बोथ टी एंड कॉफी की बात की जा रही है, तो बोथ कब आता है मालूम है? इंटरसेक्शन में आता है। टी इंटरसेक्शन C, सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी।
तो भाई जब इंटरसेक्शन में बोथ एंड आता है, ठीक है, तो यूनियन में क्या आता है? इसमें बोथ एंड आता है और इसमें और आता है। सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफी, है कि नहीं? ऐसे स्टूडेंट जो टी भी लेते हैं एंड कॉफी भी लेते हैं, ऐसा नहीं, टी या फिर कॉफी लेते हैं, कुछ ना कुछ तो लेते हैं या फिर दोनों लेते हैं। तो ये यूनियन के बारे में बात हो गई। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये जो डिटेल्स आप लिख रहे हैं, ये कहां से लिख रहे हैं पता है? अब क्वेश्चन से लिखने वाले हैं। अभी हमारा सेकेंड जो स्टेप है आप देख सकते हैं, राइट द गिवन इंफॉर्मेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म। पहला स्टेप आपने देखा था कि एज्यूम करना है, जो कि आपने एज्यूम कर लिया नीचे जाके। सेकेंड स्टेप आपने देखा कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? यहां पे आपको लिख देना है हियर करके आप जितने भी डिटेल्स आप यहां पे देख पा रहे हैं वो लिखते जाइए। तो डिटेल में भाई ये नंबर ऑफ यू और ये नंबर ऑफ टी हो गया, ये नंबर ऑफ कॉफी हो गया और ये नंबर ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, एंड है ना, तो इंटरसेक्शन हो गया, तो इंटरसेक्शन का मालूम पड़ गया, बराबर। तो लिख देते हैं फटाफट। तो इस तरीके से ये डिटेल में पढ़ता हूं तो 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूनियन में जाते हैं और 60 स्टूडेंट टी के लिए जाते हैं, 50 स्टूडेंट कॉफी के लिए, है ना, और 30 स्टूडेंट दोनों के लिए। तो 30 स्टूडेंट आपने मिक्स वाले में डाल दिया। अब आगे इन्होंने हमसे क्या पूछा है वो लिखना है। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले क्या करना है, एजम्पशन लिख देना है, फिर क्या क्या डिटेल्स है वो लिख देनी है, और वो लिखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, राइट टू फाइंड, आप क्या निकालना चाहते हैं वो लिखिए। तो भाई मुझे तो यहां बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट टेक टी और कॉफी, यही वाली लाइन लिख देंगे जो यहां पे आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद आपको सोचना है कि ये निकलेगा कैसे। जरा सोचिए, टी और कॉफी जब हम यूनियन कैलकुलेट करेंगे, ये वाला पार्ट, तो इससे पता चलेगा कि जो चाय लेते हैं या फिर कॉफी ले लेते हैं उनका सेट पता चल जाएगा आपको। टी यूनियन सी, नंबर ऑफ टी यूनियन सी, इससे ये आप पता कर पाएंगे। लेकिन हमको वो पता लगाना है कि जो नहीं पीते, यानी उसका कंप्लीमेंट निकालना है कि नहीं, इस पार्ट का कंप्लीमेंट निकालना है। तो भाई यू में से माइनस करना है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी। ये वो बंदे हैं जो चाय या कॉफी कुछ ना कुछ या फिर दोनों जरूर लेते हैं, और ये सारे के सारे स्टूडेंट है उसमें से उनको माइनस कर दिए, मतलब जो चाय या कॉफी पीते हैं उनको आप टोटल में से माइनस कर देंगे, तो जो आंसर बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। समझ में आया कि नहीं? वापस बताऊं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट टेक टी और कॉफी। पहले देखिए, नंबर ऑफ टी यूनियन कॉफी, इसका मतलब हुआ कि ये चाय या कॉफी पीते हैं, ये ड्रिंक वाले हो गए जो पीते हैं। नंबर ऑफ यू वो हो गया जो स्टूडेंट्स है, सारे के सारे, ऑल स्टूडेंट्स। अब जरा बात को समझिए, ये ऑल स्टूडेंट है और ये ड्रिंक करने वाले स्टूडेंट है, तो नहीं ड्रिंक करने वाले स्टूडेंट आप कैसे निकालेंगे? तो ऑल स्टूडेंट्स में से ड्रिंक करने वाले स्टूडेंट, ठीक है, माइनस कर दीजिए तो नो ड्रिंक वाले स्टूडेंट आपको मालूम पड़ जाएंगे। तो वही आपसे पूछा गया है, तो इसी वजह से हम क्या करें, नंबर ऑफ यू से नंबर ऑफ टी यूनियन सी माइनस कर देने वाले हैं। तो लॉजिक तो आपको समझ आ गया। अब करना क्या है, आखिरी स्टेप, यूज फॉर्मूला। बस भाई आपको फॉर्मूला यूज करना है। जो आपने पहला स्टेप एज्यूम किया, सेकंड स्टेप में आपने वो लिखा जो इंफॉर्मेशन दी है, थर्ड स्टेप में आपने लिखा क्या फाइंड आउट करना है, फोर्थ स्टेप में आप फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। फॉर्मूला यूज कर लिया आपने, सारी वैल्यूज जो भी आपने लिख के रखा वो सब लिख दीजिए। देखिए ना, टी की वैल्यू 60 है और सी की वैल्यू 50 है और नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू 30 है, माइनस माइनस कर दिया भाई 80 आंसर आ गया। इजी है ना, 50 में से
30 को माइनस कीजिए 20 आ जाएगा, फिर इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो 80 आ जाएगा। ये पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब ये पार्ट सॉल्व करने के बाद ये वो बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, या तो चाय पीते या फिर कॉफी पीते या फिर दोनों में पीते हैं, तो हमें न पीने वाले स्टूडेंट निकालने माइनस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट टेक टी और कॉफी, जो कि हमसे पूछा गया है, और ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला आपको हमेशा ऐसे छोटे मोटे फॉर्मूले तो आप खुद बना सकते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे तो 20 स्टूडेंट आ गए आपके ऐसे जो कुछ भी नहीं पीते। Isn't this very simple? तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत आसान था। यानी आपने समझा कि ये जो टाइप है, हमारा लास्ट वाला जो टाइप है, इसके अंदर 2 कैटेगरीज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दूसरा हो सकता है कि आपको इस तरीके का वर्ड प्रॉब्लम दिया जा सकता है। तो वर्ड प्रॉब्लम जब दिया जाएगा तो आपको ये स्टेप फॉलो करने, और जैसे ही आपने स्टेप फॉलो किया, यकीन कीजिए आप सम सॉल्व कर पाएंगे। तो अब आपके पास वो पावर है कि आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं, एनी ऑफ द क्वेश्चन। सी, ये वाला जो टाइप है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए ना कितने सारे क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन इसमें बड़े बड़े ही होते हैं, छोटे क्वेश्चन नहीं होते। ये लास्ट टाइप है, और इसमें क्या किया है आपने, अब तक का नॉलेज जितना भी है सारा नॉलेज आप मिक्स करके एक जगह पे पढ़ रहे हैं, एक जगह पे उसको यूज कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। तो भाई जब तक पूरे चैप्टर का नॉलेज नहीं हो जाए तब तक चैप्टर कैसे समझ आएगा। दैट्स वाई आई हैव टॉट द फुल आइडिया, all the types in single video. After watching this video, you can go for any exercise, you can solve any of the question easily. तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा और प्रॉब्लम सेट के भी क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड करूंगा, और फिर वो सीखिए और उसमें जो सीखेंगे उन दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कीजिए और देखिए चैप्टर कितना आसान हो जाता है। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।